अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ, 9:15 तक थोड़ा-सा देख लेते हैं, शायद स्टूडेंट्स आ जाएँ तो फिर स्टार्ट करते हैं। आपके साथ का अगर कोई है स्टूडेंट तो उन्हें कहें कि जॉइन कर लें लेक्चर। मैम वरना 9:15 20 तक देखते हैं, अगर फर्स्ट लेक्चर है तो वो थोड़ा-सा होता है, फिर स्टार्ट करते हैं।
आप लोग जो आए हुए हैं ना, लीव ना करिएगा, मैं स्टार्ट करूँगी लेक्चर, लेकिन थोड़ा सा ज़रा देख लें, अभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं ना, तो उनको तो मैं बता चुकी थी जो पहले आए हुए थे। आप लोग जो अभी आए हैं ना, थोड़ा सा वेट करें, तो फिर स्टार्ट करते हैं।
अस्सलामुअलैकुम। आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ, ठीक है, क्योंकि टाइम टेबल सबको दिया हुआ था तो पता होना चाहिए सबको कि इस टाइम पे क्लास थी, ठीक है। तो अब ऐसा है कि जो अभी ये जो आपके समर सेमेस्टर के कोर्सेज हैं, इसमें आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है और लाइव सेशंस ही होंगे। लाइक जैसे आपको पहले प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स कुछ सब्जेक्ट्स के मिल जाते थे, मैं भी यही करती थी, लेकिन वो वाला अगर चाहती हैं तो वो भी वैसे मैं दे दूँगी कि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएँ, लेकिन लेक्चर अटेंड करना आपके लिए मस्ट है, आपकी अटेंडेंस होगी, ठीक है। और जो टाइमिंग आपके पास टाइम टेबल के अंदर मेंशन है, उस टाइम में ही लेक्चर होगा। और जैसे आपके क्विज़ वगैरह होते हैं, वो भी मैं उसी टाइम के अंदर ही लूँगी और उस वक्त मैं खुद भी ऑनलाइन रहूँगी, क्योंकि ऐसे आगे पीछे क्विज़ फिर टीचर साथ ऑनलाइन ना हो तो वो उसमें भी स्टूडेंट्स को मसला होता है, ठीक है। और उसके अलावा यही है कि आपके जो जैसे नौमान जो हैं वो प्री सेमेस्टर के स्टूडेंट में आते हैं, तो इनका जो है 6 वीक्स में इनकी वो होगी, क्या मैं एक मिनट बताती हूँ, इसकी 6 वीक्स स्टडी होगी। बाकी जो आप लोग समर सेमेस्टर के कोर्सेज हैं ना, जैसे बाकी जो 2 हैं, आप लोग के 8 वीक्स पूरा जैसे रेगुलर समर चलता है ना 28 सितंबर तक, उसी तरह चलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर नेट का इशू हो जाता है, देखिए नेट का इशू रोज़ तो नहीं होता ना, और आपकी रेगुलर क्लासेस जो आप यूनिवर्सिटी में आके क्लासेस लेते हैं, उसमें भी 1-2 तो आपकी एब्सेंट हो जाती है ना। तो अगर बहुत कोई जेन्युइन इशू हो जाता है तो आप मुझे ईमेल पे मेरी रिक्वेस्ट करके मुझे अपना इशू बताएं। लेकिन जो स्टूडेंट रोज़ ही जिसके मसले हो रहे होंगे, रोज़ ही क्लास में नहीं आ रहा, उसकी तो एब्सेंट ही लगेगी। और इशू सबको पता है कि कभी कभी होता है, ठीक है। और लेकिन कोशिश आपने अपनी तरफ से करनी है क्लासेस प्रॉपर हों, क्योंकि वो तो आपकी फ़र्स्ट टाइम थी ना और चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, तो इसलिए उसमें इतना नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब चूँकि आपको पता है कि आपका ये वाला सेमेस्टर ऑनलाइन ही चलना है, तो आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि आपके नेट के इश्यूज़ ज़्यादा ना आए। लेकिन अगेन वही बात है कि रोज़ तो इशू नहीं होता ना, कभी कुछ हो गया तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दें तो उसको हम देख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो कोर्स आपका ये मैंने बता दिया कि क्विज़ भी बीच में ही होंगे। असाइनमेंट्स आपकी वही 4 होंगी असाइनमेंट्स, तो फ्रीज़ वाले उनकी जो शुरू में एक जो यूनिवर्सिटी में हुई थी, वो जितनी भी हुई थी वो भी काउंट हो जाएंगे, और इसके अलावा उनकी 3 असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है। क्विज़ेस जो हैं वो साथ ही होंगे सबके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे ज़रा अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। आप सालिहा अली, आप ज़रा अपना माइक ऑन करें, अपना सेशन बताएं मुझे, और ये मुझे बताएं कि आपको इस सब्जेक्ट्स में क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी जब आपने पहले पढ़ा था, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप लोगों को क्या क्या मसले हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम बेसिकली इस कोर्स में मुझे आप सिर्फ ये 16 की है ना मेरे ख्याल में? यस मैम। आप 16 सेक्शन की है ना? यस मैम। ठीक है, अच्छा चलें, बताएं मुझे। मैम मुझे ना इस कोर्स में समझ नहीं आ पा रहा था, मतलब ये कोर्स बेसिकली है किस तरह का और इसमें क्या करना है, और हेल्प भी नहीं मिल पा रही थी। फ्रेंड्स को भी ओके, इतना नहीं समझ आ रहा था, क्लास वाले से हेल्प भी नहीं मिल पा रही थी, तो इस वजह से मेरा कोर्स रह गया। इसमें वो जो एनालिसिस वगैरह करते हैं वो आपको शायद मुश्किल लगा होगा, और एल्गोरिदम्स होते हैं। यस मैम। चलें ठीक है, इस दफ़ा लेकिन आपने कोशिश करनी है कि साथ साथ ना उनको आप कवर करें चीज़ों को, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप बताएं ज़शीर अब्बास, आप कौन से सेमेस्टर के हैं और आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं इस कोर्स में? मैम सेवन सेमेस्टर एंड मैम 7th-8 से मेरा है स्टूडेंट हूँ। और मैम बाकी ये है कि मैम लास्ट टाइम जो मेरे ये कह रहे हैं कि क्लियर ना करने की जो रीज़न थी वो ये थी कि मैम रुखसाना पढ़ा रही थी और मैम उनकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। लाइक मैम उनको अगर हम लोग कहते भी थे ना कि मैम ये चीज़ दोबारा समझा दें, तो मैम आगे से कोई खास रिस्पॉन्ड नहीं मिलता था, तो मैम उस वजह से टोटली मेरा जो कोर्स था ना वो स्पॉइल हो गया था। अच्छा, चलें ठीक है, इस दफ़ा लेकिन आपने फिर ना कोशिश करनी है कि इसको क्लियर हो जाए।
मैम इंशाल्लाह, यस मैम। इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, माइक बेशक ऑफ कर लें आप। मैं इसलिए इंट्रोडक्शन ले रही ओके हूँ कि मैम। थोड़ा सा आपको क्लास टाइप फील। माइक ऑफ कर लें, आपकी बहुत शोर है माइक में। मैं इंट्रोडक्शन इसलिए ले रही थी कि एक तो आपको क्लास वाली फील आए थोड़ी सी, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी बच्चों को पिछली दफ़ा, तो ताकि उन चीज़ों को हम इस दफ़ा कवर कर लें, ठीक है। अच्छा नुमान, आपको तो मुझे पता है आपने फ्रीज कराया हुआ था, लेकिन आपने फ्रीज क्यों कराया था? आप तो लास्ट तक थोड़ा सा एक्टिव ही रहे थे, फिर आप एकदम से फ्रीज करा गए। मैम मैं यहाँ क्या पे था रीजन नहीं। थी, मैं फ्रीज क्यों कराया था? मैम मैं गांव में था, तो उधर हाँ गवर्नमेंट की वजह से मैम वो लॉकडाउन हो गया था। हाँ उधर हमारी जो एरिया था ना, वो सारा सील कर दिया था, हाँ हाँ। तो इस वजह से मैम। अच्छा, तो आप यस। आपके साथ जो अब दो ने फ्रीज कराया था, उनसे भी मैम कहना हसन कि को क्लासेस लें, उन्हें बताया मैम हसन को अटेंडेंस होगी प्रॉपर, तो उसका। यस मैम मैसेज किया उन्हें मैंने। हाँ, और दूसरा उसने ले लिया सलमान ने क्लासेस, उसने तो पिछली बार भी नहीं ली थी। मैम उसका कोई पता नहीं, उसका नंबर भी नहीं है हमारे पास, किसी के पास नहीं। क्योंकि अगर आपने अभी भी नहीं ले सकते आप ऑनलाइन क्लासेस, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है कि नेक्स्ट ईयर जब ये कोर्सेज ऑफर होंगे तो आप तभी इनको फिर पढ़ सकते हैं। तो ये सोच यस लें मैम फिर आपकी हसन तो यूनिवर्सिटी लेगा। पर स्टूडेंट कितनी है। तो हसन हसन को लेगा। कहना है कि नेक्स्ट क्लास से आना शुरू करते हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है, माइक बेशक ऑफ कर लें आप अपना। तो क्लास का स्केड्यूल वैसे मैंने गूगल क्लासरूम के ऊपर भी अपलोड कर दिया और आप लोगों को मिल भी गया होगा। एक आज के दिन क्लास होती है 9 to 11, और एक मंडे को क्लास होगी आपकी 11 to 1, ठीक है। तो बाकी अब क्विज़ेस वगैरह हम देखते हैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर लेंगे जो भी होगा, लेकिन क्विज़ क्लास के बीच में ही इसी टाइम में हुआ करेगा, क्योंकि अच्छा खासा टाइम है और जब टाइम टेबल बना हुआ है तो उसी में होना चाहिए। अच्छा, अब भी मुझे ये बताएं कि एल्गोरिदम होता क्या है। आप बताएं नोमान, आपको मैंने ही पढ़ाया था, मैं देखूं आपको याद है कि नहीं। नोमान, आप ज़रा बताएं एल्गोरिदम क्या होता है। मैम जो थोड़ा बहुत आया था वो 2-3 महीने में भूल गया। एल्गोरिदम आपको नहीं पता क्या होता है? पता है एल्गोरिदम का, सोचें। एल्गोरिदम तो आप बचपन से पढ़ते हैं, शायद 7th 8th में भी यस आ मैम जाता था, और एल्गोरिथम पीछे सी किसी प्लस भी प्लस चीज में भी पढ़ा होगा। मैम किसी भी चीज को स्टेप्स में जो बताते हैं उसका एल्गोरिथम हाँ, कहते स्टेप बाय मैम स्टेप जो किसी भी सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम किसी को, भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हैं। यस मैम। हम्म, हाँ, ठीक है। अब मुझे ये बताएं नोमान के एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम मैंने क्या बताया था क्या होता है, उसमें हम क्या स्टडी करते हैं। मैम याद नहीं है। अच्छा, चलें, अब याद रख लेना अब जब मैं बताऊंगी तो। आप दोनों में से कोई डिफाइन करना चाहते हैं इस कोर्स का क्या मतलब है। मैम इसके अंदर हम लोग बेसिकली देखते हैं, एल्गोरिदम्स को स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप के, और मैम उनकी एफिशिएंसी जो है मैम वो देखते हैं, लाइक उनका बेस्ट टाइम, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, और मैम इस चीज़ को फिर एनालिसिस करके मैम इनके दरमियान में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है और किस पर्पस के लिए है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये होता क्या है कि सबसे पहले आप कोर्स पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का, ठीक है। उसके अंदर आप ये देखते हैं कि कितने तरह के हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और एल्गोरिदम्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्स पढ़ते हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का, ठीक है। इस कोर्स में बेसिकली क्या है कि हमने एल्गोरिदम तो पढ़ लिए क्या है, लेकिन कुछ एल्गोरिदम्स हम अगर हर चीज़ के ऊपर लाइक अप्लाई कर दें तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर एल्गोरिदम जो है वो सही वर्क करे। यानी जब हम उसकी देखते हैं कि वो मेमोरी कितनी ले रहा है एल्गोरिदम, वो टाइम कितना ले रहा है, यानी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये चीज़ें चेक करने के लिए, यानी वो बात हो गई जो अभी इन्होंने बताई है कि एफिशिएंसी बेसिकली हमारा मेन पर्पस होता है। वैसे तो हम इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखते हैं, लेकिन मेजर जो हमारा कंसर्न है ना वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या एफिशिएंसी के साथ होता है, ठीक है। कि एफिशिएंसी एक एल्गोरिदम की अगर हमने चेक करनी है ताकि हमें ये पता हो कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो इन फ्यूचर किसी पर्पस के लिए सही वर्क करेगा, तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं। तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम है
कि हमारे पास जितने भी एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, वो कौन कौन से डिज़ाइन अप्रोचेस को यूज़ करते हैं। जैसे देखिए आपके पास कुछ हम एल्गोरिदम्स बनाते हैं जिनके अंदर हम लूप्स लगा रहे होते हैं। लूप क्या करते हैं, आइट्रेशंस कर रहे होते हैं ना, जैसे एक ही काम को बार बार हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो वो आपके लूप्स के थ्रू वो वाला काम परफॉर्म होता है। तो ये जो आइट्रेशंस जिस एल्गोरिदम के अंदर हो रही होती हैं वो आपकी आइट्रेटिव अप्रोच कहलाती है, कि आइट्रेटिव अप्रोच ऑफ एल्गोरिदम, कि इस अप्रोच के अंदर जो एल्गोरिदम्स हैं वो आइट्रेशंस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक आपने मर्ज और क्विक सॉर्ट पढ़ी थी, डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी और इसमें भी। तो मर्ज और क्विक सॉर्ट में होता क्या है कि हमें एक एरे गिवन होती है जिसके अंदर आपके पास अनसॉर्टेड डाटा पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि उस डाटा को सॉर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले फुल अरे को मिड पॉइंट से डिवाइड कर देते हैं। फिर जब हमने मिड पॉइंट्स देखे, अरे को डिवाइड कर दिया, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई ना। अब हर पार्ट को दोबारा हम डिवाइड करेंगे, दोबारा डिवाइड करेंगे, अनटिल और अनलेस के हर जो एलिमेंट है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। और देन हम उसको कंबाइन करते जाते हैं और साथ साथ सॉर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे एल्गोरिदम्स जिनके अंदर हम अपनी प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम थी ना कि हमें एक अरे मिली जो कि अनसॉर्टेड फॉर्म में थी, और इसका सोल्यूशन क्या है कि हमने इसको डिवाइड कर करके सॉर्ट करना है, ठीक है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं पहले और फिर हम उसको मर्ज करते हैं, तो इनको डिवाइड एंड कॉन्क्वायर एल्गोरिदम्स बोलते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट आपके पास अब कुछ एल्गोरिदम्स आपके पास होते हैं जिनके अंदर देखिए हमने एक फंक्शन बनाया। और एल्गोरिदम में क्यों बोल रही हूँ, हमने तो प्रोग्राम पढ़े हैं ना, लेकिन बेसिकली प्रोग्राम से पहले एल्गोरिदम ही बनता है, ठीक है। एल्गोरिदम के अंदर ही हम जो हैं वो, एल्गोरिदम जो है ना वो बेसिकली ये होता है कि आपके पास जस्ट आपने स्टेप्स लिख दिए, कोई प्रॉब्लम आया ना आपके पास, उसको सॉल्व करने के स्टेप्स लिख दिए। यानी डेली लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के जो जो स्टेप्स होते हैं वो आपके एल्गोरिदम कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने सिर्फ इंग्लिश की स्टेटमेंट्स में स्टेप लिखे हैं तो वो एल्गोरिदम होगा। लेकिन अगर फर्ज करें हमारे एल्गोरिदम में हमने एक एल्गोरिदम बना रहे हैं हम, जिसके अंदर हम जो एक क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा कलेक्ट करके उनका रिजल्ट बना रहे हैं। तो जो हम मार्क्स बार बार ले रहे हैं, ये चीज़ एक दफ़ा तो परफॉर्म नहीं होगी ना, ये हर स्टूडेंट के ऊपर ये चीज़ परफॉर्म हो रही है ना, कि हम उससे मार्क्स गेट कर रहे हैं, फिर हम उनको एड अप करके परसेंटेज निकाल रहे हैं, या जो भी जिस तरह भी हम ग्रेड्स निकाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो ये जो हम काम बार बार कर रहे हैं, इस ये हमने एल्गोरिदम में तो लिख दिया कि ये रिपीट होगा काम। लेकिन अब इसको हम जब हमने थोड़ा सा बताना है ना कि काम को रिपीट करने के लिए क्या चीज़ यूज़ होगी, काम को रिपीट करने के लिए क्या यूज़ होता है, फॉर लूप यूज़ होता है ना। तो हम उसके बाद एल्गोरिदम के बाद आ जाते हैं सूडो कोड। सूडो कोड के अंदर सिर्फ इंग्लिश की स्टेटमेंट्स नहीं होती, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हम ये आइडिया दे देते हैं कि जैसे आइटरेटिव, अगर यानी एक ही काम बार बार रिपीट हो रहा है तो इधर फॉर लूप लगेगा। लेकिन फुल सेंटेक्स उसमें भी हम फॉलो नहीं करते, जस्ट हम जो मेन मेन प्रोग्रामिंग के टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, जैसे अगर फर्स्ट करें इफ एल्स यूज़ हो रहा है, या कहीं पे लूपिंग यूज़ हो रही है, रिटर्न की स्टेटमेंट्स, इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो वो हम सूडो कोड में जस्ट मेंशन कर देते हैं। बाकी चीज़ें हमारी फुल फ्लैज उसके अंदर भी हम कोडिंग नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम जो है ना आपके पास, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्रॉपर हम सिंटेक्स फॉलो करते हैं। प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हम वही यूज़ करते हैं जो हमने सूडो कोड में लिखे थे, लेकिन हमें उसमें प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है ताकि कोई कंपाइलर एरर ना आए। तो बेसिकली पहली चीज़ जो है ना वो आपके पास एल्गोरिदम होती है। तो इनिशियली ही अगर हम एल्गोरिदम को इस तरह का डिज़ाइन करें कि वो एफिशिएंट वे में वर्क करे, वो स्पेस कम ले और वो टाइम कम ले। तो अगर फर्स्ट करें हमने एल्गोरिदम को शुरू में टेस्ट नहीं किया, जो कि हम इस कोर्स में देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है एल्गोरिदम की, तो मे बी वो कोई ब्रॉड लेवल का एल्गोरिदम है और उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने में आपकी कॉस्ट यूटिलाइज होती है, आपका टाइम लगता है और आपकी मेमोरी जाती है, लेकिन एट दी एंड वो सही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में। तो उस चीज़ का हमें तो फ़ायदा नहीं है ना, हमारे तो रिसोर्सेज ज़ाया जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम एल्गोरिदम को या सूडो कोड को प्रोग्राम में कन्वर्ट करने से पहले उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब ये प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाए तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यानी एफिशिएंट एल्गोरिदम्स बनाने के लिए हम ये चीज़ स्टडी करते हैं।
तो मैं आपको बेसिकली बता रही थी कि ये जो कोर्स का नाम है, इसका जो पहला हिस्सा है यानी एल्गोरिदम की डिज़ाइनिंग, वो यही है कि इसके अंदर हम डिफरेंट डिज़ाइनिंग अप्रोचेस पढ़ेंगे कि एक एल्गोरिदम यानी जितने भी एल्गोरिदम्स हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस यूज़ हो रही हैं, आइटरेटिव हो रही हैं, रिकर्स जो दूसरी मैंने बताई डिवाइड एंड कॉन्क्वर एक मैंने बताई, फिर एक आपको पता है रिकर्जन का कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। रिकर्जन क्या होता है कि आपके पास एक फंक्शन आपने बनाया है और उसी फंक्शन को आप बार बार जो है वो कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, रिकर्जन कहलाती है, ठीक है। तो रिकर्जन की जो ऐसे एल्गोरिदम्स जिनके अंदर रिकर्जन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं उनको हम रिकर्सिव एल्गोरिदम्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये एल्गोरिदम्स की कुछ डिज़ाइनिंग अप्रोचेस स्टडी करनी है कि कौन कौन से डिज़ाइनिंग अप्रोचेस यूज़ हो सकती हैं। तो अब देखिए डिज़ाइनिंग अप्रोचेस हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हम कोई भी अगर प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं या कोई एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो हम प्रॉब्लम की नेचर को देख के हमें समझ आ जाए कि इसमें कौन सा वाला डिज़ाइनिंग अप्रोच जो है वो बेस्ट होगी। अगेन वही जो मैंने आपको बात बताई कि अगर फर्ज करें कि ये एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक कोड के अंदर मेंटेन करना है, तो अगर मैं वहाँ पे लूप नहीं लगाती तो वो तो सिर्फ एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करेगा ना, वो प्रोग्राम पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स लेके उनकी जो रिजल्ट है वो जनरेट नहीं कर सकता, फिर मेरे उस प्रोग्राम का कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। इसी तरह जब हम थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल या हाई लेवल पे जाते हैं तो हमने जो डिज़ाइनिंग अप्रोचेस पढ़ी होती हैं उनको देख के हम गेस कर सकते हैं कि इनमें से हमारी प्रॉब्लम के लिहाज से कौन सी एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग अप्रोच जो है वो बेस्ट कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एल्गोरिदम डिज़ाइन की अप्रोचेस आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपके पास एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का मतलब यही है कि हम एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइम और स्पेस जो है वो हम उसे जज कर रहे हैं। अब मेन हमारा एम यही होता है कि जो भी हमने प्रोग्राम या एल्गोरिदम लिखा है उसके अंदर टाइम भी कम यूटिलाइज हो और वो स्पेस भी कम ले, ताकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कम यूटिलाइज हो। तो ये डिज़ाइनिंग अप्रोचेस शुरू में कुछ स्टडी करेंगे और फिर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट एल्गोरिदम्स की स्टडी करनी है, ठीक है। तो जो आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, उसके अंदर आपके पास तीन तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब देखें जैसे एक एल्गोरिदम है वो उसको हम जब रन कर रहे हैं ना, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी इनपुट दे रहे हैं। लेट्स सपोज वही जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक प्रोग्राम है जो कि हमने स्टूडेंट्स का जिसमें हम रिजल्ट मेंटेन कर रहे हैं, उसी की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर फर्स्ट करें क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उसको अगर 100 स्टूडेंट्स इनपुट कराती हूँ उस प्रोग्राम को, तो वो प्रोग्राम ज़्यादा टाइम लेगा चलने में एज़ कम्पेयर टू अगर 50 स्टूडेंट्स मैं इनपुट कराती हूँ तो वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो प्रोग्राम की एफिशिएंसी है ना या परफॉर्मेंस, वो किसी हद तक उसकी इनपुट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, कि वो इनपुट जितनी हम उसको दे रहे हैं उतना वो टाइम लेगा चलने में। अब टाइम के लिहाज से एल्गोरिदम को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक आपके पास आ जाती है इसके अंदर यानी एक ऐसा एल्गोरिदम जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम एक एल्गोरिदम कब लेगा कि जब उसको हम एक तो इनपुट भी मिनिमम अमाउंट ऑफ ही दे रहे हैं और एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस अच्छी है कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कम टाइम ले रहा है तो ये ऐसा एल्गोरिदम क्या कंसीडर किया जाएगा, बेस्ट कंसीडर किया जाएगा, या हम कहेंगे कि ये इसका बेस्ट केस एनालिसिस होगा। फिर आगे वो इसकी ये हम पढ़ेंगे साथ साथ, ठीक है, अभी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही थी। फिर आगे वही बेस्ट केस एनालिसिस के लिए एक नोटेशन यूज़ होती है जिसको हम ओमेगा नोटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है कि एक एल्गोरिदम यानी फर्स्ट करें एक एल्गोरिदम है उसके अंदर 2 ब्लॉक ऑफ कोड है, एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर एक लूप लगा हुआ है और एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर दो लूप्स लगे हुए हैं। तो एक लूप तो देखें जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन उस प्रोग्राम की ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड किस पे करेगी कि जब तक एंड तक वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, यानी वो जो 2 लूप्स लगे हुए हैं ना उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अगर तो फर्ज करें कि हमने उस प्रोग्राम के अंदर इफ एल्स की कंडीशन लगाई हुई है कि अगर ट्रू हो तो ये वाला एक वाला लूप चले और अगर फॉल्स हो तो 2 वाला लूप चले।
तो ये भी अब देखें डिपेंड करता है कि कभी ये प्रोग्राम बेस्ट केस में यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट होगा और कभी ये प्रोग्राम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट होगा। वो डिपेंड करता है कि इसकी इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है या एल्स की कंडीशन ट्रू होती है। और इफ़ और एल्स की जो मैं बोल रही हूँ कि कंडीशन ट्रू होगी, वो भी डिपेंड करता है हमारी इनपुट पे कि हम उसे अगर इस किस्म की इनपुट दे रहे हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर हम देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स पास हैं तो उसको हम इफ़ की कंडीशन में लिख देते हैं कि जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 49 है वो पास होंगे। तो आपका फ़र्ज़ करें अंदर जो भी काम हो रहा है वो एक लूप पे कंसिस्ट कर रहा है। तो जो स्टूडेंट्स पास होंगे उनके लिए जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लेगा। लेकिन जब फ़र्ज़ करें आपके पास जो एल्स की कंडीशन है जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कि फेल हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर आप देख सकते अगर फर्स्ट करें 2 लूप्स लगे हुए हैं तो उस उनके लिए जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम लेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन इनपुट भी और आगे आपकी प्रोग्राम की जो भी डिज़ाइनिंग हुई है उस पर भी डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो अब फर्ज करें जब पास वाले स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम चला तो तब ये क्या कर रहा है मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, तो ये बेस्ट केस में लाई करेगा। और जब अगर ये प्रोग्राम चलेगा आपके पास जो फेल वाले स्टूडेंट्स हैं एल्स की कंडीशन में जो लिखा हुआ था उसके लिए जब चलेगा तो आपके पास ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लेगा यानी तब ये वर्स्ट केस में कंसिडर किया जाएगा। और अगर फ़र्ज़ करें कि एक एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम एक एल्गोरिदम लेता है कि लाइक बहुत ज़्यादा भी नहीं ले रहा और बहुत कम भी नहीं ले रहा, तो तब हम इसे कहेंगे कि एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम ये ले रहा है या ये एवरेज केस में लाई कर रहा है। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपके पास मैं एक अरे आपको देती हूँ उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको आपने सॉर्ट करना है, ठीक है। तो सॉर्टिंग के लिहाज से आपके पास बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस क्या बनेगा कि फर्ज करें अगर एलिमेंट्स पहले से ही प्री सॉर्टेड फॉर्म में पड़े हुए हैं या सिर्फ एक एलिमेंट अनसॉर्टेड पड़ा हुआ है बाकी सारे अपनी सॉर्टेड प्लेस पे ही है, तो ये एल्गोरिदम सबसे कम टाइम लेगा इसको सॉर्ट करने में, तो ये इसके बेस्ट केस में कंसिडर हो जाएगा। अगर फर्ज करें सारे के सारे एलिमेंट्स रिवर्स सॉर्टेड पड़े हुए हैं कि जैसे 1 से 10 तक एलिमेंट्स है तो पहले 10 पड़ा हुआ है फिर 9 8 7 6 अप टू सो ऑन 1, तो हमें अब हर एलिमेंट के ऊपर जो है वो लॉजिक अप्लाई करके उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लेगा और ये किस में लाई करेगा फिर वर्स्ट केस में। लेकिन अगर फर्ज करें कि आपके अरे के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो कुछ सॉर्टेड पड़े हुए हैं यानी जिस प्लेस पे उन्हें होना चाहिए था उसी प्लेस में है वो और कुछ अनसॉर्टेड पड़े हुए हैं, ठीक है, तो फिर ये ना बहुत ज़्यादा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में और ना बहुत कम टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, ये एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी इनपुट पे भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी। नेक्स्ट अब हम जो भी फर्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये जस्ट आपको इस कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोग के साथ? यस ठीक है, अच्छा ये तो आपको पता चल गया है जो कोर्स जो भी था। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स अब क्या क्या हैं, लाइक इसमें हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है। टू अंडरस्टैंड द टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंप्यूटिंग, यानी लाइक वही जो मैंने आपको बताया ना कि हम जो डिज़ाइनिंग अप्रोचेस पढ़ते हैं वो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो उसके ऊपर कौन सी अप्रोच हमें यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में भी यही लिखा हुआ है कि हमने वो टेक्निक स्टडी करनी है जो कि इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग यही होता है ना कि कोई प्रॉब्लम आया उसको हमने सॉल्व करना है यानी उसका हमने सोल्यूशन डिवाइस करना है, तो वो कौन सा इफेक्टिव सोल्यूशन हम डिवाइस कर सकते हैं। तो इसको क्योंकि टाइम और स्पेस के लिहाज से तो इस कोर्स को पढ़ाने का ये मकसद होता है ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू स्टडी द टेक्निक्स यूज टू डिज़ाइन एफिशिएंट एल्गोरिदम्स एंड एनालाइज देयर रनिंग टाइम। ये अगेन जो जो बात आपको पता भी है कि हम वो टेक्निक्स स्टडी करते हैं, यानी हम देखते हैं कि किसी भी एल्गोरिदम को एफिशिएंट बनाने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं और उसका रनिंग टाइम एनालाइज करना या उसकी परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू रनिंग टाइम एनालाइज करना, ठीक है।
वैसे वही है कि आपके डिज़ाइन एफिशिएंट एल्गोरिदम्स, यानी वही कि अगर आपने एक ही काम को बार बार करना है तो वहाँ आप आइटरेटिव अप्रोच यूज़ करेंगे, ये चीज़ है, ठीक है। To discuss efficient algorithms for basic graph problems and solving various problems to divide and conquer algorithms, dynamic programming and greedy algorithms. अब इसके अंदर हम कुछ ग्राफ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज़ करते हुए। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होती है। डायनामिक प्रोग्रामिंग अभी आगे आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी अप्रोच जो है ये भी हमारे पास एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग की ही अप्रोचेज हैं, ठीक है। The last one is to apply important algorithmic design examples and methods of analysis. इसके अलावा आपके पास एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग की कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं और एनालाइज परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें इसके अंदर हमने डिस्कस करनी है। तो इस कोर्स में जो जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन लेना है, डिज़ाइन क्या हो, डिज़ाइन की कौन कौन सी अप्रोचेज़ होती हैं और एनालिसिस के लिए कौन कौन सी अप्रोचेज़ यूज़ होती हैं किसी भी एल्गोरिदम के लिए। फिर उन एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग अप्रोच को थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है कि आपके पास जो हर डिज़ाइनिंग अप्रोच है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं और उसको हम कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज़ होंगे तो ये हम जब पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में तभी साथ साथ देख लेंगे। नेक्स्ट हमने देखना है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कौन सी होती हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आपकी यही होती हैं कि जो भी हमने बताया ना कि बेस्ट केस को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्स्ट केस को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और एवरेज केस को थीटा से। तो ये जो दोनों तीनों नोटेशंस हैं ना, इनको हम कलेक्टिवली एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि रिकर्जन क्या होती है और रिकर्जन के जो एल्गोरिदम्स गिवन होते हैं उनके थ्रू हम रिकरेंस रिलेशन किस तरह फाइंड आउट करते हैं और उसकी टाइम एनालिसिस कैसे होगी, कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं रिकर्सिव एल्गोरिदम्स की टाइम एनालिसिस के लिए, ठीक है। फिर सॉर्टिंग टेक्निक्स जो हैं आपके पास कौन कौन सी हैं और उसका एनालिसिस कि कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक कितना टाइम ले रही है एग्जीक्यूट होने में। फिर ग्रीडी अप्रोचेस को डिस्कस करना है, इसके अंदर जो भी एग्जांपल्स आती हैं वो देख लेंगे। डायनामिक प्रोग्रामिंग ये भी एक एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग अप्रोच है, ये भी आगे आती है तो तभी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग मैचिंग। एक मिनट ज़रा वेट करिए, मैं आती हूँ बस आ रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे थे हम। इसके बाद डायनेमिक प्रोग्रामिंग, फिर स्ट्रिंग मैचिंग का एक देखना है और नेक्स्ट उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ये मेन कोर्स कंटेंट है जो कि हम लोगों ने कवर करना है। इस कोर्स के प्री रेक्विजिट्स क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम जो हमने पढ़ा था, यानी हमें ग्राफ्स वगैरह और ट्रीज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर हमने ग्राफ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करना है। तो पहले से आपको कुछ ये वाला जो आपने कोर्स पढ़ा था ना, डेटा स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए क्या होते हैं और एल्गोरिदम्स हम क्यों यूज़ करते हैं। फिर ये कुछ बुक्स हैं, अगर आप चाहते हैं तो यू कैन कंसल्ट फ्रॉम इट, ठीक है। नहीं तो आप लेक्चर भी अगर लेक्चर में भी कॉन्सेप्ट ले लेते हैं तो आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है। ये चीज़ को भी रहने दें, ये मे भी चेंज हो जाए लेकिन वैसे असाइनमेंट वाइज आपके होंगे ही, ठीक है। ये असल में जो पहले की सेमेस्टर को पढ़ाया था ना उनके लिहाज से बना हुआ। ये मैं आपको साथ साथ गाइड कर दूंगी कि कब क्विज होना है या क्या होना है, पेपर कब होनी है, ठीक है। अच्छा, जो आज हमने मेजर जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि एल्गोरिदम क्या होता है और उसको कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिदम की एप्लीकेशंस क्या हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो एल्गोरिदम्स हैं वो कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं या कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं।
और थर्ड वन इज़ के एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग की टेक्निक्स जो हैं, जो कि हमने देखा ना कि वो ग्रीडी अप्रोच थी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग थी और ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम अभी हमने डिस्कस किया है। इन सिंपलर वर्ड्स एल्गोरिदम हमें पता है क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हैं या स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी अगर हम डिटेल या टेक्निकल डेफिनेशन में जाएं तो ये एल्गोरिदम क्या है, इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कि इंस्ट्रक्शंस जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए, कि ये ना हो कि अनडिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ही हमारे लिए मुश्किल है। यानी जो एल्गोरिदम हमने लिखना होता है ना, वो ऐसा हो कि रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेबल हो। ठीक है, each of which has a clear meaning and can be performed with finite amount of effort in a finite length of time। यानी क्योंकि अब फाइनाइट सीक्वेंस है, स्टेप्स फाइनाइट है, तो इसके अंदर जो हमारे पास टाइम लगेगा वो भी फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। ठीक है, और आपके पास जो एफर्ट है वो भी एफर्ट मीन्स के वही जो भी हम प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या जो मेमोरी यूटिलाइज हो रही है वो चीज़ इसके अंदर आ जाती है। No matter what the input values may be, an algorithm terminates after executing a finite number of instructions। अब वो कह रहे हैं कि एल्गोरिदम को एट द एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने के बाद टर्मिनेट हो जाना चाहिए, जितनी भी इसे हम इनपुट दें। यानी वो मैं आपको पहले कह रही थी ना कि इनपुट कम भी हो सकती है और इनपुट ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा भी इनपुट है तो एल्गोरिदम ऐसा ना हो कि वो क्या कहना चाहिए कि अनडिफाइंड चलता ही रहे। ठीक है, इनफाइनाइट चलता ही रहे, उसको एक पॉइंट पे आके टर्मिनेट होना चाहिए, और जब वो टर्मिनेट हो तो वो हमें कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे। ठीक है, तो इसके अंदर मेन चीज़ें वही है कि फाइनाइट सीक्वेंस हो, क्लियर मीनिंग हो, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम हो और एक पॉइंट पे आके ये टर्मिनेट हो। अब एल्गोरिदमिक्स क्या होती है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम एल्गोरिदम्स को स्टडी करते हैं। इट इज़ द साइंस दैट लेट्स डिजाइनर स्टडी and evaluate the effect of algorithms based on various factors so that the best algorithm is selected to meet a particular task in given circumstances. It is also the science that tells how to design a new algorithm for a particular job। यानी मेन इस एल्गोरिदमिक्स के अंदर यही है कि हम एल्गोरिदम को स्टडी करते हैं ताकि हमें पता चले कि किसी भी एल्गोरिदम का क्या इफ़ेक्ट होगा जहाँ पे भी हम इसको या जिस प्रॉब्लम के लिए भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई ऑन द बेसिस ऑफ जो डेफिनेशन अभी हमने पीछे पढ़ी है उसके लिहाज से एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई। फर्स्ट वन इज़ इनपुट। ये हमेशा एक इनपुट लेगा जिसको ये प्रोसेस करेगा एल्गोरिदम और कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मस्ट टेक एन इनपुट, मस्ट गिव सम आउटपुट, तो ये कुछ आउटपुट भी मस्ट हमें शो करके देगा। आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ येस नो भी हो सकती है या कोई वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन एल्गोरिदम। नेक्स्ट इसकी क्या अप्रोच है, डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस का मतलब क्या है कि ईच इंस्ट्रक्शन इज क्लियर, कि हर इंस्ट्रक्शन को एल्गोरिदम, यानी देखिए एल्गोरिदम तो हमने पहले लिख दिया ना, अब जो प्रोग्रामर्स हैं वो उस एल्गोरिदम को देख के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियर होनी चाहिए। ये ना हो कि जो भी डेवलपर या प्रोग्रामर उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है उसको इंस्ट्रक्शंस को स्टडी करने में मुश्किल हो। तो ये बीच में आते हैं ना, मुझे ये कौन आया था, मुझे लगा कि वो अच्छा डेफिनेटनेस हो गया। फाइनाइटनेस, फाइनाइट से आपको पता है कि एल्गोरिदम के जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो फाइनाइट होना चाहिए, यानी ये एक पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो। ठीक है, लास्ट वन इज़ इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का वैसे ये मतलब होता है कि जो एफिशिएंसी टाइम से रिलेटेड होता है, यानी एक परफॉर्मेंस जो है ना वो एल्गोरिदम की, उसके अंदर एफिशिएंसी भी आ जाती है और इफेक्टिवनेस भी आ जाता है। जो एफिशिएंसी का वर्ड है वो रिलेटेड टू टाइम है, लेकिन जो इफेक्टिवनेस का वर्ड है वो रिलेटेड टू उसका रिजल्ट है, कि जो एट द एंड रिजल्ट आए ना एल्गोरिदम का वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी बेसिक दैट इज सिंपल इंस्ट्रक्शन। तो इन्होंने उसी चीज़ को थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स में लिख दिया कि आपके पास इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिंपल होनी चाहिए या बेसिक होनी चाहिए। तो जब सिंपल इंस्ट्रक्शंस होंगी तो उसका रिजल्ट भी एक्यूरेट ही आएगा। अब फर्स्ट करें, हमें एक प्रॉब्लम दी जाती है कि आपने एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। डेसिमल नंबर आपको पता है कि जिसकी आपके पास बेस जो है वो 10 होती है। ठीक है,
यानी, और बाइनरी नंबर क्या होता है, जिसकी आपके पास बेस 2 होती है। डेसिमल नंबर के अंदर आपके जो हैं 0 से लेके 9 तक डिजिट्स आ जाते हैं, और इसके अंदर आपके पास 0 से 1 तक यानी 2 डिजिट्स आते हैं। तो आपको कोई भी नंबर अगर गिवन है जो कि डेसिमल फॉर्म में है, उसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो आपको मेथड पता है, वो जो हम पहले पढ़ते थे, फिर उसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, या 2 के साथ उसका हम एलसीएम लेते हैं और फिर वो 0 1 की फॉर्म में आ जाता है। ये नेक्स्ट स्लाइड में भी गिवन है कि 75 बाइनरी नंबर था, इसके आपने एलसीएम लेते गए, जब तब तक एलसीएम लेना है जब तक ये फर्दर जो है वो कुछ इसमें बचता नहीं है। ऐसे देखें लास्ट स्टेप में 0 आ गया, तो फिर हम इसका बाइनरी नंबर लिखते किस तरह थे, ये नीचे से स्टार्ट करते थे 0 1 0 0 1 0 1 1। तो ये अब जो नंबर आया ना, इसके अंदर देखें आपके पास सिर्फ 1 और 0 के डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये बाइनरी नंबर है। तो इस ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर हम एल्गोरिदम लिखें, ये काफ़ी सिंपल एल्गोरिदम है, अभी आगे जाके हमने थोड़े एडवांस पे पढ़ने हैं, लेकिन ये जस्ट टू एक्सप्लेन यू। तो इसके लिए हमने एल्गोरिदम क्या लिखा कि सबसे पहले आप लिखेंगे डेसिमल नंबर, फिर उसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो एक तरफ आपका क्वोशंट आता है, दूसरी तरफ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर अगेन ये जो नहीं बच रहे थे 0, ये जो आ रहे थे 0 1 0, ठीक है, कि इसको 75 को 2 से डिवाइड करने के बाद देर क्या रिमाइंडर बचा। तो फिर आपने क्या करना है, इसी स्टेप 2 को रिपीट करते जाना है। कब तक रिपीट करते जाना है, अंटिल द क्वेश्चन बिकम्स 0, कि वो 0 आंसर एंड में आ जाए जो कि फर्दर डिविजिबल नहीं है। फिर आपने उन तमाम जो रिमाइंडर डिजिट्स आए थे उनको आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, जो भी यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ से इसने स्टार्ट किया 0 1 0 0 1 0 1 1। शुरू का 0 हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इस डिजिट पे। तो रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है टू फॉर्म द फाइनल रिजल्ट। तो अगर हम एक एल्गोरिदम सिंपल लिखते हैं इंग्लिश स्टेटमेंट्स में, तो वो ये कंसिडर किया जाएगा इस तरह से। इसके अंदर अगर हम देखें, इस एल्गोरिदम के अंदर क्या क्या पॉइंट्स थे, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ सिंपल स्टेप्स, कि आपके पास सिंपल स्टेप्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। इसके अंदर क्या चीज़ रिपीट हो रही है, डिवाइडेड बाय 2 वाला स्टेप जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कब तक रिपीट हो रहा है, जब तक एट द एंड आपका रिजल्ट 0 नहीं आ जाता, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने क्या नोटिस की कि ऑल स्टेप्स आर अनएम्बिजियस। अनएम्बिजियस मीन्स क्लियरली डिफाइंड है तमाम स्टेप्स जो हैं, ठीक है। यानी हमें पता है कि हमने 2 के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 2 के साथ ही डिवाइड करते हैं। वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दो स्टेप्स। पीछे लिखा हुआ था ना कि जो आप एल्गोरिदम बना रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेबल हो। तो नेक्स्ट चीज़ हमने ये भी देखी कि इसको भी हम इन तमाम स्टेप्स को हम परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन। लिमिटेड नंबर ऑफ कह लें या आप कह लें कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, यानी ये ना हो कि स्टेप्स ऐसा एल्गोरिदम हो कि स्टेप्स चलते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमने देखा कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। कितने लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, कि जब तक 0 नहीं आ जाता आपके पास, ठीक है। Once all those steps are taken according to the prescribed sequence, the required result will be found। और जब आपके तमाम स्टेप्स कंप्लीट हो रहे हैं, या आप कह लेंगे जब आपका एल्गोरिदम टर्मिनेट हो रहा है, तो एट द एंड हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल रहा है। तो हमेशा एल्गोरिदम कंप्लीट होने के बाद हमें एक रिजल्ट मिलना चाहिए। और एंड में वही लिखा हुआ है, द प्रोसेस विल स्टॉप एट दैट पॉइंट। स्टॉप कह लें या टर्मिनेट, के प्रोसेस जो है वो एक पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो रहा है जब उसके पास जो 0 बच जाता है, यानी फर्दर अब डिवाइड होने के पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स हमारे पास एक सिंपलर डेफिनेशन तो एल्गोरिदम की यही हुई कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन देखें जो हमने पीछे पॉइंट्स डिस्कवर किए हैं उसके थ्रू, तो ये क्या है, a precise sequence of a limited number of unambiguous executable steps that terminates in the form of a solution। ठीक है, कि प्रिसाइज एक तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, क्लियर हैं वो, ठीक है, और एग्जीक्यूटेबल हैं, यानी इन रियल लाइफ जब हम उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो इस तरह हैं कि वो एग्जीक्यूटेबल हैं, ठीक है। और एट द एंड ये स्टॉप कर रहे हैं, ये टर्मिनेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वी शुड हैव 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर एन एल्गोरिदम। फर्स्ट वन इज द सीक्वेंस शुड बी प्रिसाइज एंड कंसिस्ट ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स।
and each step should be unambiguous and executable, and the last one is the sequence of steps terminates in the form of a solution. ये वही जो भी हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था, और वही अगेन लिखा हुआ है कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए एक एल्गोरिदम के लिए। अब एल्गोरिदम की रिप्रेजेंटेशन हम किस किस तरह से कर सकते हैं, दो चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सूडो कोड और एक्चुअल कोड। ठीक है, मैंने आपको बताया एल्गोरिदम क्या होता है, सिंपल इंग्लिश की स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन जहाँ कहीं लिखा हुआ है ना कि रिपीट दिस स्टेप्स अंटिल समथिंग, जो भी लिखा हुआ है, तो रिपीट दिस स्टेप का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपने लूप्स लगाने हैं या आइट्रेशंस करनी है। तो सूडो कोड के अंदर हम जो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या टेक्निक्स हैं वो हम लिख देते हैं, जैसे फॉर लूप हो गया, इफ हो गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल कोड के अंदर हमें प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है, और फॉर इफ जैसे हम C++ पढ़ते थे ना पहले शुरू के सेमेस्टर्स में, उस तरह हमें प्रॉपर पूरा कोड लिखना पड़ता है, और एट दी एंड उसका कोई रिजल्ट भी शो होना चाहिए। जो चीज़ रह गई फ्लो चार्ट से भी आप सब लोग फेमिलियर ही होंगे कि फ्लो चार्ट भी बेसिकली वो एक आप समझ लें कि एल्गोरिदम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, कि पिक्चर्स की फॉर्म में हमें एल्गोरिदम पता चल रहा है कि फर्स्ट स्टेप हो रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप हो रहा है, फिर आगे फर्दर ये डायग्राम की फॉर्म में होता है। तो आपके पास जैसे अगर कोई एक्टिविटी या हम कोई इनपुट वगैरह ले रहे हैं तो उसके लिए एक टिल्टेड सी रेक्टेंगल होती है। फिर फर्ज करें आपके पास कहीं पे डिसीजन हो रहा है, डिसीजन प्रोग्रामिंग में कहाँ हो रहा होता है, इफ एल्स की कंडीशन में हो रहा होता है ना, कि इफ अगर ये ट्रू हो रहा है तो ये हो, एल्स ये हो, तो ये तरह का डिसीजन है। तो डिसीजन सिंबल भी एक एग्जिस्ट करता है फ्लो चार्ट बनाने के लिए, जो इन द फॉर्म ऑफ ये डायमंड शेप में होता है। तो फ्लो चार्ट बेसिकली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपके एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसके लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के टूल्स यूज़ होते हैं, या आप कह लेंगे शेप्स यूज़ होती हैं, जो कि आपके फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कि अगर यहाँ पे डिसीजन सिंबल डला हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि जब हमने इस चीज़ को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ होंगी। ठीक है, तो इस तरह से फ्लो चार्ट में ये डिफरेंस है। अब जो बेसिक इसके अंदर हमने एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग टेक्निक्स स्टडी करनी है आज, फर्स्ट वन इज़ डिवाइड एंड कॉन्क्वर एल्गोरिदम्स। डिवाइड एंड कॉन्क्वर मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम गिवन है, एक एरे गिवन है जो कि अनसॉर्टेड फॉर्म में है, जो जैसे क्विक और मर्ज सॉर्ट होता है, तो आप उसको डिवाइड करते हैं और साथ साथ सॉर्ट करते जाते हैं और मर्ज करते जाते हैं। तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स जिनके अंदर हम प्रॉब्लम्स को पहले डिवाइड कर रहे हैं और फिर उससे हम मर्ज कर रहे हैं, ये डिवाइड एंड कॉन्क्वर एल्गोरिदम्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आइटरेटिव एल्गोरिदम्स। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास ये लूप्स वाले होते हैं। रिकर्सिव एल्गोरिदम्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर हम रिकर्शंस कर रहे होते हैं। रिकर्शन वही हो गई कि एक फंक्शन हमने बीच में प्रोग्राम के अंदर डिफाइन किया और उसी को हम खुद बार बार कॉल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ग्रीडी एल्गोरिदम्स। ग्रीडी एल्गोरिदम्स आपके पास क्या होते हैं, जो ग्रीडी अप्रोच की बेस पे वर्क करते हैं। ग्रीडी अप्रोच क्या होती है कि जो जिसका ये एम होता है कि हम बेस्ट सोल्यूशन, यानी जैसे आपके पास आपने अगर डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम पढ़ा हुआ है वैसे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक ग्राफ आपको गिवन होता है। ये देखिए फर्स्ट करें, ये ग्राफ के अंदर ये होते हैं ना नोड्स होते हैं, फिर ये कुछ पाथ्स जा रहे होते हैं आपके पास, फिर इससे आगे फर्दर और इस ग्राफ के ये नोड्स हैं। ठीक है, फिर आगे ही और पाथ्स जा रहे हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं। ठीक है, अब ये फर्ज करें आपके पास ना एक ग्राफ है, तो ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्ज करें 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपके पास 5 है। यानी इस पाथ को अगर ये अडॉप्ट करते हैं हम तो 1 कॉस्ट लगेगी, इसको अडॉप्ट करते हैं तो 3 लगेगी, इसको अडॉप्ट करते हैं तो 5 लगेगी। तो हमारा ग्रीडी अप्रोच में ये एम होता है कि हम वो वाला पाथ अडॉप्ट करें जो हमें बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दे। तो हम ये 1 वाला पाथ अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्रीडी एल्गोरिदम्स बेसिकली स्टेप में सॉल्व होते हैं, और इसके अंदर हमारा एट दी एंड ये एम होता है कि एक तो अब देखिए डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम करता क्या है, वो ये कहता है कि ये जो सोर्स नोड है और ये फर्ज करें आपका डेस्टिनेशन नोड है, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए 3 पाथ्स हैं, एक ये वाला पाथ है, ठीक है,
एक ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है और एक ये वाला पाथ है। तीनों में से हमने देखना है शॉर्टेस्ट पाथ कौन से। तो हमारे जब हम इस नोड पे थे तो हम 1 वाला सेलेक्ट करेंगे, फिर हम इस नोड पे जाएंगे तो इसमें भी फर्स्ट करें 2 पाथ्स हैं, तो हम इसमें भी अगेन वही वाला सेलेक्ट करेंगे जो जिसकी कॉस्ट लेस होगी। नेक्स्ट हम जाएंगे तो तब भी इधर तो चले एक ही पाथ है, लेकिन अगर मल्टीपल पाथ्स होंगे तो हम वही वाला सेलेक्ट करेंगे जिसकी कॉस्ट लेस होगी। ठीक है, तो ग्रीडी अप्रोच में तो ये जो हम हर स्टेप के अंदर जो हम पाथ सेलेक्ट कर रहे हैं ये हमारा लोकल सोल्यूशन है, क्योंकि एट द एंड रिजल्ट तो अभी नहीं आया। एंड रिजल्ट कब आएगा? जब हम डेस्टिनेशन नोड पे रीच कर जाएंगे। और जब एट द एंड हमारे पास ये पाथ हमें मिल जाएगा, फर्स्ट करें ये शॉर्टेस्ट बन रहा है कि ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट है, तो ये हमारा ग्लोबल सोल्यूशन होगा। तो ग्रीडी ये आगे एक्सप्लेन हुआ है ग्रीडी एल्गोरिदम के, जो आगे आएगी ना स्लाइड उसके अंदर। तो ग्रीडी एल्गोरिदम में हमारा ये एम होता है कि हम लोकल सोल्यूशन भी अपनी तरफ से जो भी हमें बेस्ट लग रहा है, यानी ये लोअर कॉस्ट वाला ये वाला वो सेलेक्ट करें, ताकि एट द एंड हमें जो ग्लोबल सोल्यूशन या जो हमें रिजल्ट मिले वो भी आपके पास बेस्ट सोल्यूशन ही हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये भी स्टेप बाय स्टेप में ही सॉल्व हो रहा होता है, यानी हर स्टेप में हम एक सोल्यूशन अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा होता है कि जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कुछ जो सोल्यूशन है ना वो एक दफ़ा प्रोग्राम इनिशियली हो गया होता है और बीच में भी प्रोग्राम में कहीं वही सोल्यूशन यूज़ हो रहा होता है। तो अगर हम एक ही सोल्यूशन को हम बार बार करेंगे तो इससे हमारी मेमोरी भी वेस्ट होगी और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो सेम या ओवरलैपिंग सोल्यूशंस हैं उसको हम कहीं एक जगह स्टोर करके रख लेते हैं, और जब इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको बार बार वहीं से गेट कर लेते हैं। ठीक है, उस सोल्यूशन को, ताकि हमारी टाइम और स्पेस जो है वो यूटिलाइज ना हो। फिर हमारे पास आता है ह्यूरिस्टिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम डिजाइनिंग अप्रोच। ह्यूरिस्टिक अप्रोच के अंदर क्या होता है? अब देखिए इसके अंदर ये जो मैंने आपको बताई है ग्रीडी अप्रोच, ये वाली डिजक्स्ट्रा वाली, इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम हर स्टेप पे मिनिमम पाथ अडॉप्ट कर रहे हैं ना, इधर भी मिनिमम वाला करेंगे। ग्रीडी के अंदर जो क्राइटेरिया हमने इनिशियली सेट कर दिया है, यानी वही मिनिमम वाला, वो हम एट द एंड तक चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ह्यूरिस्टिक के अंदर तो इससे एक ये मसला भी होता है कि कभी कभी एट द एंड अगर हमने मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ भी अडॉप्ट किया है तो वो कुछ ग्राफ्स के अंदर ऐसा होता है कि वो हमें रिजल्ट मिनिमम वाला नहीं दे रहा होता। ठीक है, लेकिन जो आपके पास ह्यूरिस्टिक अप्रोच है उसके अंदर ये होता है कि आप हर स्टेप के ऊपर क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने इनिशियली अगर आपने फर्स्ट मिनिमम वैल्यू ली और इससे जब आपने एट द एंड कैलकुलेट किया तो ओवरऑल आपका रिजल्ट जो है वो मिनिमम नहीं आ रहा था, तो आप फिर क्राइटेरिया चेंज कर देंगे। लाइक आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सेकेंड मिनिमम वाला पे अब हम ट्राई करते हैं कि मे बी उससे रिजल्ट हमारा ठीक आ जाए। तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच के अंदर आप क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है ब्रूट फोर्स टेक्निक। ब्रूट फोर्स टेक्निक के अंदर भी अगेन हम हर किस्म का पॉसिबल सोल्यूशन अडॉप्ट करके देखते हैं कि कौन सी हमें बेस्ट किस टेक्निक के थ्रू या कौन सी अप्रोच के थ्रू हमें बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। जैसे इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं, जैसे अगर हम पासवर्ड अपना भूल जाएं तो थोड़ा बहुत जो हमारे जहन में होता है कि ये पासवर्ड हो सकता था, वो हम हर किस्म का पॉसिबल कम्बिनेशन पासवर्ड का डाल के चेक करते हैं ना कि किसके ऊपर हमारा पासवर्ड शायद लग जाए। तो सेम इज़ द केस विद ब्रूट फोर्स टेक्निक। ब्रूट फोर्स टेक्निक के अंदर भी हम हर किस्म का पॉसिबल सोल्यूशन ट्राई कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग अप्रोच के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करें हम एक ये आगे जब आएगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसमें है मेन यही चीज़ कि फ़र्ज़ करें हमने एक क्राइटेरिया सेट किया, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने के बाद हमें जो हम पहले से चीज़ें सॉल्व कर चुके थे उनकी दोबारा ज़रूरत पड़ रही है, तो हम उसी रास्ते के थ्रू बैक ट्रैक कर जाएंगे। ठीक है, और हम वहाँ से वो जो पहले सोल्यूशन आया होगा, वो जो भी सोल्यूशन पड़ा होगा उसको हम गेट कर सकते हैं। तो बैक ट्रैक इसके नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर हम फॉरवर्ड तो चल ही सकते हैं, लेकिन हम बैक ट्रैक भी जा सकते हैं। ठीक है, अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद ये जो हमने जितनी भी एल्गोरिदम की डिज़ाइनिंग अप्रोचेस पढ़नी है उसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हमें रियल लाइफ में मिल रही हैं,
Several efficient algorithms have been developed to solve an enormous variety of problems in many application domains. The broad categories of such algorithms are listed below. ठीक है, तो वो कह रही हैं कि आपके पास जैसे सर्चिंग एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहे हैं रियल लाइफ में। सर्चिंग के अंदर ये लीनियर और नॉन लीनियर सर्च जो आ जाती है आपके पास। फिर आपके पास आ जाते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, इसके अंदर भी एलिमेंट्री या कोई एडवांस सॉर्ट ऑफ एल्गोरिदम आ जाती है। स्ट्रिंग प्रोसेसिंग एल्गोरिदम इन फील्ड्स में यूज़ हो रही हैं। ये मतलब इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको बस पता होना चाहिए कि ये किस किस जगह यूज़ हो रहे हैं। फिर ये जो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स हैं, ये जो डिजक्स्ट्रा मैंने भी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम ही है। ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसमें हमारा ये एम होता है कि हमने बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके अंदर आपके ये शॉर्टेस्ट रूट्स यानी वही डिजक्स्ट्रा वाला आ जाता है और मिनिमम कॉस्ट वाला आ जाता है। ठीक है, फिर कुछ ज्योमेट्रिक एल्गोरिदम्स हैं, ट्रायंगुलेशन, कन्वेक्स हल। ठीक है, ये चीज़ें भी इसके भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो जो हम पढ़ेंगे ना वो हम देख लेंगे। फिर डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम्स यूज़ हो रही हैं क्लस्टरिंग और इन चीज़ों में। इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ हो रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग में कंप्रेशन एल्गोरिदम्स, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम्स और ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। इसके बाद मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स जो हैं वो आपके यूज़ हो रहे हैं रैंडम नंबर जनरेटर में, मतलब में यूज़ हो रहे हैं, मैट्रिक्स ऑपरेशंस में, और ये फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है, मेरे ख्याल में टाइम क्या हुआ है, एक थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं ना 10 मिनट्स की, तो 10:15 पे दोबारा लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेक्चर ख़त्म 11 पे ही होगा। ये मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, तो आप लोग इसी लिंक पे वापस आइएगा। बेशक बस म्यूट ओके मैम। बेशक बस माइक म्यूट करके चले जाएं, क्योंकि यही लिंक होगा। ओके मैम। जी, क्या कह रही हैं मैम सालिहा, मुझे कुछ कह रही पूछना हैं आप? था जी मैम, मुझे पूछना था मैम, जिन्होंने लास्ट मतलब असाइनमेंट्स वगैरह दे दिए, मैंने तो क्लास में असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई थी, तो मैं वो असाइनमेंट सब सारी कैसे पता चली, मैं कैसे सबमिट कराऊंगी? क्या मतलब कौन सी क्लास में? और आपने बोला था कि असाइनमेंट को पीछे सबमिट करवाएंगे, तो उसी के मार्क्स को मतलब मैं देख लूंगी वो असाइनमेंट की, नहीं तो नहीं, वो मैंने। आपका नहीं होगा। आप तो अभी आई हैं ना, जो जिन्होंने फ्रीज कराया था ना, उनकी बात मैं कर रही थी। अच्छा, ठीक है मैम। आप लोग और को तो अलग से दूंगी सारी। हाँ, आप लोग तो थे नहीं पहले। और मैम आपसे एक और बात भी पूछनी थी कि मैम मुझे काइंडली ये भी बता दिएगा, जो एग्जाम्स जो लाइक मैम अभी रिसेंटली जो लास्ट सेमेस्टर गुजरा है, मैम वही वाला क्राइटेरिया होगा या मैम अब पॉलिसी चेंज है समर सेमेस्टर के लिए? अभी तो कुछ भी नहीं बताया हमें, वो डिपेंड करता है, अगर यूनिवर्सिटी खुल गई तो फिर यूनिवर्सिटी में ही होंगे, लेकिन ना खुली तो फिर शायद वही हो। अभी नहीं इस बारे में पता। ओके मैम, मैम। मैम जी, तो हम लोगों ने लास्ट क्विज़ेस दिए थे, वो हमने ऑनलाइन लिए थे एज एमसीक्यू, तो अभी भी ऐसे ही होंगे हमारे? देखिए एमसीक्यूज भी लूँगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके कोई क्विज में भी रिटर्न भी हो, तो वो आप इमेज बना के अपलोड कर सकते हैं ना। फ़ोल्डर ठीक बना दूँगी गूगल क्लासरूम के ऊपर। ठीक है। ठीक है, ऐसे होगा।
अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग हैं ना प्रेजेंट, आए हुए हैं, आ गए हैं वापस? मैम चलें। हाँ, नेक्स्ट हम देखने लगे हैं कि आपके पास ये जो एल्गोरिदम्स की एप्लीकेशंस है ना, कि कहाँ कहाँ ये एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहे हैं। तो कुछ आपके पास हार्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके अंदर ये एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहे होंगे। तो हार्ड प्रॉब्लम्स आपके पास कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके अंदर जिसके आपके पास आपको एफिशिएंट एल्गोरिदम्स नोन नहीं होते, यानी आपको कुछ सॉल्यूशंस तो पता है लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है, या वो आपको जो रिजल्ट देते हैं वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में आपको रिजल्ट नहीं दे रहे। तो हार्ड प्रॉब्लम्स क्या हैं? देयर आर अ नंबर ऑफ क्लासिक प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर साइंस फॉर विच एफिशिएंट एल्गोरिदम्स आर नॉट नोन। सच प्रॉब्लम्स आर रेफर टू एज हार्ड और इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हम हार्ड प्रॉब्लम भी कह सकते हैं या इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। करंटली ओवर 1000 सच प्रॉब्लम्स, अच्छा काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं या इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। इसमें से तीन जो हैं वो क्या है? द फर्स्ट वन इज़ हैमिल्टोनियन सर्किट प्रॉब्लम, सेकेंड इज़ ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम। फर्स्ट वन इज़ हैमिल्टोनियन सर्किट प्रॉब्लम। तो हैमिल्टोनियन सर्किट बेसिकली आपके पास होता क्या है कि हैमिल्टोनियन सर्किट एक ग्राफ के अंदर आप समझें कि एक पाथ है जो कि जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है उसी वर्टेक्स पे जाके एंड हो रहा है, और हर वर्टेक्स से एग्जैक्टली वंस यानी सिर्फ एक दफ़ा ये जो है वो पास हो रहा है। तो इसके अंदर क्या है कि अगर हमने किसी भी ग्राफ के अंदर से हैमिल्टोनियन सर्किट फाइंड आउट करना है, तो यानी प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि डिटरमिन इफ़ अ गिवन ग्राफ हैज़ अ हैमिल्टोनियन सर्किट, कि कोई भी हमें ग्राफ जो गिवन है उसके अंदर क्या हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। और हैमिल्टोनियन सर्किट की आगे डेफिनेशन बताई हुई है कि होता क्या है? इज़ अ पाथ दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स एंड पासिस थ्रू ऑल द वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन सर्किट आपके पास ग्राफ के अंदर एक ऐसा पाथ है जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है उसी पे जाके एंड हो रहा है, और हर वर्टेक्स के अंदर से ये एग्जैक्टली वन टाइम पास कर रहा है। इसके अलावा हम हैमिल्टोनियन सर्किट को टूअर भी कहते हैं। ठीक है, फिगर ए इन्होंने बताई हुई है कि एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखें आपके पास ये ग्राफ था V1 V2 V3, इसके अंदर ये सारे वर्टिसेस थे इस ग्राफ के अंदर। इसके अंदर अगर हम हैमिल्टोनियन सर्किट देखें कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो किस तरह होगा कि यानी हर एक तो हर वर्टेक्स में से इसको पास होना चाहिए एक दफ़ा, और जिस वर्टेक्स से ये पास हुआ है उसी वर्टेक्स पे इसको एंड होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट करें हमने V1 से स्टार्ट किया, V1 से हम V2 पे गए, फिर V8 पे, V7 पे, V6 पे, V5 4 3, अगेन हम 1 पे आ गए। तो इसके अंदर देखिए हमने जिस वर्टेक्स यानी V1 से स्टार्ट किया था उसी पे हम वापस आ गए और हर वर्टेक्स से हम एक दफ़ा पास हुए हैं। इसका मतलब है कि इस ग्राफ के अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि अगर हम इस ग्राफ की तरफ आएँ तो फ़र्ज़ करें मैं V1 से स्टार्ट करती हूँ, V1 पे मैं आई, फिर मैं गई V4 पे, फिर V5 पे, फिर V3 पे, फिर V2 पे। अब मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था? इस V1 से किया था ना, तो मुझे वापस V1 पे ही आना चाहिए था। लेकिन इसके अंदर अगर मुझे वापस V1 पे आना है ना, तो मुझे V5 से गुज़र के V1 पे जाना पड़ेगा। तो V5 से अगर मैं गुजरूंगी तो ये तो दो दफ़ा मैं गुजर जाऊंगी इसके अंदर से। ठीक है, तो हमने तो दो दफ़ा पास नहीं करना है, एग्जैक्टली वंस पास करना है। तो ये इसमें यानी कि इसलिए हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब मैं V1 से अगर V4 पे फर्स्ट करें डायरेक्टली नहीं जाती, V1 से मैं जाती हूँ V5 पे, फिर मैं जाती हूँ V2 पे, उसके बाद फिर मैं जाती हूँ V3 पे। अब V4 पे जाने के लिए मुझे अगेन V5 से गुजरना पड़ेगा। तो ये जो V5 है ना हमारे पास, इसमें जो आपके पास V5 की वजह से इस ग्राफ के अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हर जब भी हम पाथ अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमें V5 से हमें 2 टाइम्स हम गुजरते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस ग्राफ के अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सेकेंड जो हमारे पास प्रॉब्लम है दैट इज़ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का भी वही मतलब है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक सेल्समैन है, उसने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है। तो एक तो वही चीज़ हो गई कि इसने ये फ़र्ज़ करें ये जो वर्टिसेस है ना, ये सेल्समैन जो है एक सिटी से दूसरी
सिटी में ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो वर्टिसेस हैं, ये फर्स्ट करें हमने कंसीडर किया कि ये वर्टिसेस आपकी सिटीज़ हैं, ठीक है, और जिस वर्टेक्स या सिटी से ये स्टार्ट हुआ है उसी पे जाके इसको एंड होना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यही है कि ये एग्जैक्टली एक दफ़ा ही हर वर्टेक्स में से पास करे। तो ये दो चीज़ें तो सेम हैमिल्टोनियन सर्किट वाली ही हो गई। दूसरी इसके अंदर जो एडिशनल चीज़ है वो क्या है कि इट कवर्स मिनिमम डिस्टेंस, कि जो भी ये पाथ अडॉप्ट कर रहे हैं ना, उससे एट द एंड आपके पास मिनिमम डिस्टेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेल्स पर्सन हैज़ टू ट्रेवल इन सिटीज़ such that he starts at one city and ends up at the same city, visits each city exactly once and covers minimum distance. The problem is to determine minimum tour for a graph with n vertices. तो ये हमें, ये वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बता दी है। ये हमें ग्राफ गिवन है, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ आपको पता है जिसके हमें डायरेक्शंस गिवन होती हैं। ये एरो हेड जो है ये इसकी डायरेक्शंस बता रही हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पॉसिबल नंबर ऑफ जो टूअर्स हैं, या आप कह लें कि पॉसिबल नंबर ऑफ टूअर्स क्या हो सकते हैं, यानी कि जो इधर कंडीशन लिखी हुई है ना कि एक सिटी से ये स्टार्ट हो और उसी पे जाके एंड हो और एक दफ़ा ही हर में से गुजरे और मिनिमम डिस्टेंस कवर करे। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं एक सिटी, उस जिस सिटी से ये स्टार्ट हुआ है उसी पे दोबारा एंड होने के। तो इसी ग्राफ के अंदर इन्होंने ये बताया हुआ है डिफरेंट जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं कि देखिए हम जब V1 पे थे तो V1 से हम मतलब V1 से हम गए V3 पे, V3 से हम गए V4 पे फिर हम V2 पे गए और फिर हम V1 पे आ गए। तो ये देखें, ये जिस वर्टेक्स V1 से स्टार्ट हुआ था उसी पे जाके ये एंड हो रहा है और हर वर्टेक्स से ये एक एक दफ़ा पास हुआ है, ठीक है। इसमें हमने क्या पाथ अडॉप्ट किया कि पहले V1 पे गए, फिर V3 पे, V4 पे, V2 पे और V1 पे। लेकिन इससे इसके साथ एसोसिएटेड जो कॉस्ट थी ना वो भी हमने साथ साथ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कंडीशन क्या है कि मिनिमम डिस्टेंस हो, ठीक है। तो देखें V1 से जब हम लोग कहाँ पे गए थे, V3 पे, तो V1 से V3 पे जाने पे 9 कॉस्ट है, इधर ये देखें 9, तो 9 हमने लिखा। फिर V3 से हम जब V4 पे गए तो हमारे पास 8 कॉस्ट है, तो हमने इधर 8 लिखा। फिर V4 से जब हम V2 पे गए तो 3 कॉस्ट यूटिलाइज हो रही है, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। और उसके बाद V2 से जब हम V1 पे गए तो हमारे पास 1 कॉस्ट यूटिलाइज हो रही है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा। इन सबको जब हमने ऐड अप किया तो हमारे पास 21 आ रहा था। अब हमारे पास सिर्फ एक यही पॉसिबल पाथ नहीं था, हमारे पास और भी पॉसिबल पाथ थे जिनको हम अडॉप्ट करते हुए ये वाला काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमने पॉसिबल पाथ देखा वो क्या बन रहा था कि V1 से पहले हम V2 पे जाएं, फिर V3 पे, ये जो सिंपल सा पाथ बस बन रहा है, फिर V4 पे जाएं और अगेन V1 पे आ जाएं। लेकिन इसकी जब हमने जो एसोसिएटेड कॉस्ट्स हैं उनको जब हमने ऐड अप किया तो वो कॉस्ट क्या बन रही है, 22 बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक और पॉसिबल कम्बिनेशन है वो ये हो सकता है कि सबसे पहले हम V1 से जाएं V3 पे, V3 से हम V2 पे जाएं, फिर V2 से V4 पे और अगेन हम V4 से V1 पे आ जाएं। इसके अंदर अगर हम कॉस्ट को ऐड अप करें तो ये वाली चीज़ कॉस्ट ले रही है 9, 9 + 7 हो जाएगा, फिर +6 और +6, तो 9 7 6 6 को ऐड करें तो ये तो आपको इधर से ही पता चल रहा है कि इन दोनों से भी बड़ी कॉस्ट आएगी इधर, ठीक है। तो सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन से वाले पाथ के थ्रू आ रही है, ये जो फर्स्ट वन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा बेसिकली जो ऑप्टिमम टूअर है, ऑप्टिमम का मतलब होता है कि बेस्ट टूअर, ठीक है। तो ऑप्टिमम टूअर जो है वो हमें ये वाली चीज़ प्रोवाइड कर रही है, जो हमने फर्स्ट वाला पाथ अडॉप्ट किया था ना वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बेस्ट सोल्यूशन या बेस्ट टूअर इस केस में हम कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम। अब फर्ज करें कि हमें एक ग्राफ गिवन है और उसको हमने कलर्स असाइन करने हैं। एक ग्राफ गिवन है, उसको हमने कलर्स असाइन करने हैं। कलर्स हम ग्राफ्स को कब असाइन करते हैं, क्योंकि देखें आपके जो ग्राफ्स हैं ना ये रियल लाइफ में यूज़ हो रहे होते हैं। कोई भी जैसे सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है हमारे पास फेसबुक का, उसके अंदर ग्राफ का ऑपरेशन यूज़ हो रहा होता है। इस किस्म की चीज़ों में आपके ग्राफ्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो अब हमारे पास हम फेसबुक की हमारी आईडीज़ हैं, या ये फ़र्ज़ करें कोई आपकी सिटीज़ हैं, तो इन सिटीज़ को जैसे गूगल मैप्स भी हैं, उसको हमने जिस डेस्टिनेशन पे हमने पहुंचना होता है उसको वो हाईलाइट कर रहा होता है ना। तो ग्राफ कलरिंग बेसिकली वहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रही होती है।
तो ग्राफ कलरिंग जब हम करते हैं तो हमारी मेन जो ग्रीडी स्ट्रैटेजी इसके अंदर हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है, एक तो ये है कि आपने मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स असाइन करने हैं दैट कैन बी यूज टू कलर द वर्टिसेस, और दूसरी कंडीशन क्या है कि नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस हैव सेम कलर्स। जो दो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं ना, एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से होते हैं, जो सेम एज से कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, उनको सेम कलर असाइन नहीं करना आपने, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स को यूज़ करते हुए आपने इन सारे वर्टिसेस को कलर असाइन करना है, और दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि आपके जो दो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको कभी भी सेम कलर असाइन नहीं करना। तो अब इसमें जो हमें अनकलर्ड ग्राफ गिवन था वो क्या था, कंसिस्ट ऑफ 13 वर्टिसेस। फिगर बी शोज अ कलर्ड वर्जन ऑफ द ग्राफ इन विच अ मिनिमम 3 कलर्स आर यूज्ड टू। अच्छा, अब बेसिकली इसमें हम उन्होंने सबसे पहले देखें, जैसे इधर रेड कलर असाइन किया तो ये दोनों एडजेसेंट इसके ये 13 है ना और ये बी 9 है। तो अगर फर्स्ट करें 13 को भी हम डिफरेंट कलर असाइन कर देते हैं ग्रीन, और इसको एक और कलर असाइन कर देती मैं, तो इससे तो ये होता है ना कि एट दी एंड हमारे कलर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमने क्या रखने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रखने हैं। तो चूंकि ये दोनों तो आपस में एडजस्टेंट नहीं है ना, तो इन दोनों को हम सेम कलर असाइन कर सकते हैं। एडजस्टेंट वो है जो एक एज के साथ कनेक्टेड हो, तो ये तीनों आप मतलब आपको ये लग रहा होगा कि इन तीनों के तो सेम कलर असाइन है, लेकिन चूंकि ये तीनों आपस में एडजस्टेंट नहीं है, ये B8 के एडजस्टेंट थे, तो B8 के रिस्पेक्ट से तो कलर डिफरेंट है ना, रेड ग्रीन और रेड ग्रीन और यहाँ भी रेड ग्रीन, ठीक है। लेकिन इनको हम सेम कलर असाइन कर सकते हैं ताकि एट दी एंड हमारी ये फर्स्ट वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाए, ठीक है। इसी तरह हमने मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज़ करते हुए कलर्स असाइन करने हैं, और एट दी एंड हमें ये हर वर्टेक्स को कलर असाइन होना चाहिए। अब ये भी एक तरह की आपके पास हार्ड प्रॉब्लम्स है कि चलिए इस ग्राफ के अंदर तो हमने कलर असाइन कर दिया, लेकिन कुछ जो ग्राफ्स हैं आपके पास वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसके अंदर हम इन दोनों कंडीशंस को एट अ टाइम फुलफिल नहीं कर सकते, कि ज़रूरी नहीं है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स के थ्रू ही हर वर्टेक्स को कलर असाइन करते हैं, ठीक है। तो इस किस्म की कुछ हार्ड प्रॉब्लम्स कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एग्जिस्ट करती हैं, जिनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन बेस्ट सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे इन तीनों के भी आपने देखा है, जो तीन हमने हार्ड प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं उनके सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन बेस्ट सोल्यूशन नहीं हमें पता कि मतलब हमें ये नहीं पता कि हर प्रॉब्लम के ऊपर यही सोल्यूशन वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम हार्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रही हैं यही एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग की टेक्निक्स, जो कि शुरू में हमने अभी डिफाइन की थी। इसके अंदर सबसे पहले एल्गोरिदम डिज़ाइन की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग टेक्निक्स का मतलब क्या है कि किसी भी एल्गोरिदम की अंडरलाइंग अप्रोच कौन सी है, यानी किस अप्रोच की बेस पे हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। द एल्गोरिदम्स आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग अप्रोच और द टेक्निक यूज्ड टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। द मेन अप्रोचेज आर कैटेगराइज्ड, यानी जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक अप्रोच उसके ऊपर हमने अप्लाई की हुई है वो आपकी एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग अप्रोच होगी। जैसे वही मैंने आपको बताया कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर एक ही काम हमने बार बार रिपीट करना है, तो उधर हम आइट्रेशंस लगाएंगे और उसके अंडरलाइंग अप्रोच क्या हो गई, आइट्रेटिव अप्रोच होगी, ठीक है। इसके अंदर ये सारी हमने अप्रोचेज अभी डिस्कस करनी है, ठीक है। ईच मेथड इज़ जनरली एप्लीकेबल टू अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब वो कह रही है कि हर जो डिज़ाइनिंग अप्रोच है ना वो एक रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि एक डिज़ाइनिंग अप्रोच हम एक ही प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि आगे से इनकी सब कैटेगरीज भी हैं। जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग है उसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं एक उसके अंदर भी 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आइट्रेटिव अप्रोच के अंदर हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंट तरह के लूप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी लूप हमें बेस्ट लगते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। There are, however, certain advantages and limitations associated with performance of each approach. और जो भी अप्रोच हम इनमें से कोई भी अप्रोच यूज़ करते हैं उसके अपने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं। तो ये हमें फिर अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है कि हमें अभी कौन सी अप्रोच जो है उसको यूज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। सबसे पहले देखिए इसकी बताई हुई है हमें स्ट्रैटेजी के इसके अंदर कौन सी डिज़ाइनिंग स्ट्रैटेजी यूज़ हो रही है, फिर इसकी हमें एप्लीकेशंस बताई हुई हैं, ठीक है। हर डिज़ाइनिंग अप्रोच की ये 2 चीज़ें बताई हुई हैं। तो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम में पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन इसकी स्ट्रेटजी क्या है कि द प्रॉब्लम इज स्प्लिट यानी कि डिवाइडेड
into two distinct independent सब प्रॉब्लम्स, कि प्रॉब्लम को हम दो इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी इसकी जो सब प्रॉब्लम्स में हमने डिवाइड किया है ना, ये इधर फ्लो चार्ट से अगर आप देखें तो ये इंडिपेंडेंट है, यानी इसके अंदर कुछ डाटा होगा और इसके अंदर कुछ और डाटा होगा, यानी ये डाटा एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व सेपरेटली। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों प्रॉब्लम्स को अलग अलग सॉल्व करना है, तो ये सोल्यूशन मिल जाएगा इस सब प्रॉब्लम का और ये सोल्यूशन मिल जाएगा हमें दूसरे सब प्रॉब्लम का। The solution to the sub problems are merged together to obtain solution to the main problem। ठीक है, फिर इन solutions को जब हम merge करेंगे तो हमें हमारी मेन प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो नीचे डायग्राम में भी यही चीज़ बताई हुई और इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे चुकी हूँ कि आपके पास जो कोई और मर्ज शॉर्ट होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, इसके एप्लीकेशंस में क्विक सॉर्ट है, मर्ज शॉर्ट है, बाइनरी सर्च है, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज इंटीजर्स और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च के अंदर भी ये भी एक सर्चिंग टेक्निक है और इसके अंदर भी आप यही कर रहे होते हैं कि आपको एक अरे गिवन है, उसमें से आपने कोई भी अगर एलिमेंट सर्च करना है तो आप उस अरे को उसके मिड पॉइंट के थ्रू दो में डिवाइड करते हैं और फिर अगेन मिड पॉइंट फाइंड करते हैं और इस तरह हम सर्चिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ग्रीडी एल्गोरिदम्स। ग्रीडी एल्गोरिदम्स मैंने आपको भी बताया कि ये आपके पास इसमें हमारा ये एम होता है कि हम बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हर स्टेप के अंदर फाइंड आउट करें, क्योंकि ये स्टेप्स में एग्जीक्यूट हो रहा होता है और एट द एंड जो हमारे पास ग्लोबल सोल्यूशन आएगा वो भी बेस्ट सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ग्रीडी एल्गोरिदम इज डिज़ाइन टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जिसके अंदर हमारा ये एम होता है कि एट द एंड हम बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करें। Generally, the problem admits of a large number of solutions, each with associated cost, which needs to be maximized or minimized। अब इसमें ये होता है कि हमारे पास जो एक प्रॉब्लम है उसके मोर देन वन सोल्यूशंस होते हैं, यानी मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं और हर सोल्यूशन के साथ एक कॉस्ट एसोसिएटेड होती है और उस कॉस्ट को हमने या तो मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, तो ये जो जैसे वो अभी मैंने आपको पीछे एक स्लाइड पे डिजिक्स्ट्रा की एग्जांपल दी थी, तो जो डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम है उसके अंदर हमने देखा था ना कि एक नोड से जब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं तो मल्टीपल पाथ्स एग्जिस्ट कर रहे थे और उसके अंदर हमने सेलेक्ट कौन सा वाला पाथ किया था जो कि मिनिमम वाला पाथ था। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा मिनिमम वाली चीज़ फाइंड आउट करें, कभी कभी हमें प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ज़रूरत होती है कि हम मैक्सिमम वाली चीज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये या तो आपका जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइज भी हो सकता है और मिनिमाइज भी हो सकता है और इसमें हर प्रॉब्लम के सलूशन के साथ उसकी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है। तो इसको अगर हम एक डिटेल में देखें कि ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होते हैं, तो द प्रॉब्लम इज सॉल्व इन स्टेप्स। इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टेप्स की फॉर्म में सॉल्व होती है। एट ईच स्टेप सेवरल चॉइसेस आर अवेलेबल फॉर पार्शियल सॉल्यूशंस। हर स्टेप पे आपके पास सेवरल चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। जैसे अगेन वही मैंने भी जो डिजिक्स्ट्रा की एग्जांपल दी थी, तो हमने देखा था कि हर नोड के बाद हमारे पास मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल थे, तो वो हमारी चॉइसेस थी। A greedy choice is made by selecting the option with maximum or minimum cost। अब हमने इसके अंदर ग्रीडी अप्रोच क्या यूज़ की, ग्रीडी अप्रोच हम किस लिए यूज़ करते हैं कि हमें हमारा बेस्ट सोल्यूशन जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ग्रीडी चॉइस क्या यूज़ की कि हम या तो मैक्सिमम वाली कॉस्ट को यूज़ कर रहे हैं या मिनिमम वाली कॉस्ट का ऑप्शन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और हर स्टेप के अंदर जो हम कॉस्ट यूज़ कर रहे थे ना, उसको हम, क्योंकि वो अभी हमारा ओवरऑल सोल्यूशन तो नहीं आया था, इसलिए उसको हम लोकली ऑप्टिमम सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जबकि आपके पास जो ग्लोबली ऑप्टिमम सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी द ओवरऑल ऑप्टिमम सोल्यूशन। कि ओवरऑल उस प्रॉब्लम का क्या ऑप्टिमम सोल्यूशन आया था, वो आपका ग्लोबल ऑप्टिमम सोल्यूशन होता है। और लोकल क्या होगा कि हर स्टेप के अंदर जो आपका सोल्यूशन आ रहा था वो लोकल ऑप्टिमम सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने हर स्टेप के अंदर हमारी ग्रीडी चॉइस क्या होगी कि हम या तो मैक्सिमम वाला कॉस्ट वाला सोल्यूशन यूज़ करेंगे या मिनिमम कॉस्ट वाला सोल्यूशन यूज़ करेंगे। It is checked if the selected option satisfies problem constraints. For example, the cost does not exceed the prescribed limit. This is term referred to as feasible solution। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है कि जो भी हमने सोल्यूशन अडॉप्ट किया है, जैसे पीछे जब हमने एग्जांपल की थी तो मैं कौन सा मिनिमम वाला पाथ चूज़ कर रही थी,
तो वो हमने, अब ज़रूरी तो नहीं है ना ऊपर जैसे लिखा हुआ है कि आप मिनिमम की बजाय मैक्सिमम वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हमने एक सोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया तो हमने देखना है कि क्या वो सोल्यूशन प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए ही हमें रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स क्या है कि जो हमें लिमिट दी हुई है रिसोर्सेज के लिए यानी मेमोरी के लिए और टाइम के लिए, उससे ये एक्सीड तो नहीं कर रहा। तो अगर तो ये एक्सीड नहीं कर रहा, उसी लिमिट में रहते हुए आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो देन ये कहलाएगा फिजिबल सोल्यूशन कि ये सोल्यूशन फिजिबल है, इसी को लेके हम आगे चल सकते हैं। लेकिन अगर सोल्यूशन फिजिबल नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और टाइम और मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है, तो फिर हम नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यानी वो जो मैंने आपको कहा था ना कि हम नेक्स्ट मिनिमम वाला भी देख सकते हैं। Once a choice is made, it is not changed in subsequent steps. This condition is referred to as irrevocability या unalterable, इसका मतलब है, ठीक है। यानी जब एक दफ़ा एक चॉइस हमने कर ली ना, तो वो फर्दर स्टेप्स में वो चेंज नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि पूरा सोल्यूशन हमने सॉल्व कर लिया, उससे आंसर सही नहीं आया, तो अब हम उसे दोबारा नए सिरे से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके। लेकिन बीच में कहीं भी एक ही दफ़ा जब हम सोल्यूशन उसका बना रहे हैं, तो बीच में किसी स्टेप के अंदर हम क्राइटेरिया को चेंज नहीं कर सकते कि अगर शुरू में हम मिनिमम कॉस्ट ले रहे थे तो फिर हम मैक्सिमम कॉस्ट ले लें, ठीक है। और इस टर्म को हम इररिवोकेबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू ग्रीडी एल्गोरिदम को एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट करें ग्रीडी एल्गोरिदम दोबारा से क्या देख लें क्या था कि हम अपने मिनिमम जो भी हमें रिसोर्सेज दिए हुए हैं उसमें रहते हुए हम बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि जो आपके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं रिलेटेड टू टाइम और रिलेटेड टू मेमोरी, उनको भी वो फुलफिल करे। तो इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो देखिए, फर्स्ट करें एक एटीएम है, वो डिलीवर करता है 59 रुपीज़ का कैश विद मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। वैसे तो 59 का कैश नहीं एटीएम डिलीवर करता, लेकिन सपोज कि हम इस ग्रीडी अप्रोच को एक रियल लाइफ एग्जांपल से एसोसिएट करके समझने की कोशिश कर रही है। तो 59 रुपीज़ का कैश हमने पूरा करना है एटीएम में विद मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स और कॉइन्स को यूज़ करते हुए। तो 59 है, तो इसका मतलब है कि अगर हमने मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स यूज़ करने हैं तो हम सबसे ये ना हम करें, देखिए अगर 59 मैंने बनाना है पूरा, अगर मैं 10 के ले लेती हूँ नोट्स, तो वो तो मेरे 5 नोट्स हो जाएंगे 10 के 50 बनाने के लिए। 9 के लिए मुझे मज़ीद और कॉइन्स लेने पड़ेंगे, तो इसके अंदर मेरे मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स और पॉइंट्स तो नहीं यूज़ हो रहे ना, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने हमारी इसके अंदर ग्रीडी अप्रोच क्या होगी कि 100 तो अब मैं ले ही नहीं सकती क्योंकि 100 तो 59 से ऊपर जा रहा है, 50 में ले सकती हूँ, तो सबसे पहले हम 50 सेलेक्ट करेंगे। 50 यानी आपके पूरे हो गए, फिर पीछे कितने बच गए, 59 पूरे करने हैं तो 9 रुपीज़ और बच गए। 20 भी मैं नहीं ले सकती क्योंकि 20 इज़ ग्रेटर देन 9। 10 भी मैं नहीं ले सकती क्योंकि 10 इज़ ग्रेटर देन 9। उसके बाद अब 9 जो है वो 2 और 1 के थ्रू भी बन सकता है और 5 के थ्रू भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपने मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स या कॉइन्स यूज़ करनी है, ठीक है। तो फिर हम ये 2 और 1 वाले जो हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, हम ये 5 वाला नोट यूज़ करेंगे। तो 5 वाला नोट जब मैंने यूज़ किया कि पहले 59 था, सॉरी पहले 50 था, फिर 5 वाला नोट लिया तो ये 55 बन गया। उसके बाद अब मेरे 4 जो है क्या कहना चाहिए अमाउंट रह गया, तो 4 अमाउंट मैं इस तरह कर सकती हूँ कि 4 के लिए 5 तो मैं यूज़ कर नहीं सकती। अगर मैं 1 के 4 पॉइंट्स यूज़ करूँगी तो इसके अंदर आपके नंबर ऑफ़ नोट्स और पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये हम क्या कर सकते हैं कि 2 के ही 2 पॉइंट्स यूज़ करें, तो यानी एक 50 का हो गया, एक 5 और 2 जो है वो 2 के पॉइंट्स। तो ये आपके ग्रीडी अप्रोच को भी फॉलो कर रहा है और इसके अंदर आपके मिनिमम नंबर ऑफ़ नोट्स यूज़ हो रहे हैं और एट द एंड आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। इसके अंदर यही प्रोसेस एक्सप्लेन हुआ है कि फ़र्ज़ करें आपके पास 100 रुपये का जो नोट है वो फिजिबल नहीं है, फिजिबल चॉइस नहीं है वो, बिकॉज इट एक्सीड्स द अमाउंट। नेक्स्ट फिजिबल एंड मैक्सिमम अमाउंट इज 50 रुपी नोट विच इज सेलेक्टेड, ठीक है। 50 रुपी नोट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। द रिमाइंडर बैलेंस इज ₹9। नेक्स्ट मैक्सिमम चॉइस ऑफ 10 रुपी नोट इज़ नॉट अगेन फिजिबल। तो नेक्स्ट जो मैक्सिमम फिजिबल चॉइस है वो 5 रुपी नोट की है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जब हमने उसको सेलेक्ट किया तो अब हमारे पास रिमाइंडर बैलेंस 4 बच गया।
तो जो नेक्स्ट मैक्सिमम चॉइस है वो ऑफ 2 रुपी नोट, उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो रिमाइंडर अगेन हमारे पास 2 बच जाएगा। फिर अगेन उसी 2 रुपी नोट को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा ग्रीडी सोल्यूशन क्या हुआ कि हमने 50 रुपीज़ का नोट एक दफ़ा यूज़ किया, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा हुआ है। 5 रुपी का नोट भी एक दफ़ा यूज़ किया, लेकिन जो 2 रुपीज़ का नोट है उसको हमने 2 टाइम्स यूज़ किया है। तो मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स और कॉइन्स जो इसके अंदर यूज़ हो रही हैं वो क्या हैं, 4 हैं। इसकी अब आपके पास एप्लीकेशंस आपको रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसकी आपको एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ मिलती हैं। ग्रीडी एल्गोरिदम प्रोवाइड्स ऑप्टिमम और सब ऑप्टिमम सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। एज वी ऑल नो कि ग्रीडी एल्गोरिदम के बाद हमें अपने प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता है। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, बेस्ट सोल्यूशन। अब इधर ऑप्टिमम और इधर सब ऑप्टिमम इसलिए लिखा हुआ है कि सब ऑप्टिमम का मतलब है कि जो उसके सब स्टेप्स थे ना, जो उसके बीच में स्टेप्स आ रहे थे लोकल सोल्यूशंस, उसमें भी हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है ग्रीडी अप्रोच के थ्रू। और जो ऑप्टिमम ग्लोबल आ रहा है उसके अंदर भी हमें ग्रीडी अप्रोच के थ्रू ऑप्टिमम सोल्यूशन ही मिलता है। ठीक है, कुछ जो इसकी टिपिकल एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं, यानी ये ग्रीडी एल्गोरिदम हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अगर आपको एक नेटवर्क या ग्राफ गिवन है जिसके अंदर आपने फाइंड आउट करना है कि कौन से पाथ्स के थ्रू आपकी मिनिमम नंबर ऑफ क्या कहना चाहिए कि पाथ्स या एजेस यूज़ होंगे, तो उसके अंदर हम ग्रीडी एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं। इसके अंदर प्रिम्स और क्रिस्टल एल्गोरिदम्स आ जाते हैं। ये हम आगे चल के जब ग्राफ को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हमने डिस्कस करना है। शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करना है अगर आपने किसी नेटवर्क में, तो उसके अंदर भी हम ग्रीडी अप्रोच यूज़ करते हैं, जैसे कि डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके अलावा हफमैन कोडिंग है, हफमैन कोडिंग के अंदर भी ग्रीडी अप्रोच यूज़ हो रही होती है। हफमैन कोडिंग किस लिए हम यूज़ करते हैं, डाटा कंप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं कि कोई डाटा अगर आपको गिवन है तो उसको आपने कंप्रेस करना है ताकि वो जब स्टोर हो तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस ले। ठीक है, तो उसके अंदर हम हफमैन कोडिंग को यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा ऑप्टिमम जॉब स्केजुलिंग में, जॉब स्केजुलिंग होता है कि आपके पास जैसे सीपीयू है एक, एट अ टाइम आपके कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल टास्क रन हो रहे होते हैं। तो सीपीयू के पास हर किस्म का टास्क जा रहा है। अब सीपीयू ने ये डिसाइड करना है या ये स्केड्यूल करना है कि आपके पास कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा टास्क बाद में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये आपकी जॉब स्केजुलिंग कहलाती है। तो जॉब स्केजुलिंग को भी अगर आपने बेहतर तरीके से करना है या ऑप्टिमम जॉब स्केजुलिंग करनी है तो वहाँ पे भी आपके ग्रीडी एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। उसमें ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होगा कि आपका जो शॉर्टेस्ट जॉब है या आपकी वो वाली टास्क कंप्यूटर के अंदर जो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है उसको आप पहले एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर अगलों को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो इस तरह वहाँ पे ग्रीडी अप्रोच ये यूज़ हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम। बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम मैंने आपको बताया कि जिसमें आप फॉरवर्ड तो जा रहे हैं सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन आप बैक ट्रैक भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि द बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ फिजिबल सॉल्यूशन बाय मेकिंग सेलेक्शंस फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ चॉइसेस। यानी आपको फर्स्ट करें आपके पास गिवन है अच्छा वही बात हो गई कि आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस गिवन है, उसमें से आपने कोई फिजिबल सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकती हैं। मल्टीपल जो आपको सॉल्यूशंस गिवन है उसके अंदर से ईच सबसेट ऑफ चॉइसेस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पार्शियल सॉल्यूशन। हर जो आपके पास चॉइसेस है ना, यानी जो भी आप चॉइस उसके अंदर से यूज़ कर रहे हैं कि मल्टीपल चॉइसेस गिवन है ना, आपने तो कोई एक सेलेक्ट करनी है तो वो आपका पार्शियल सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि उसमें आपका रिजल्ट अभी आया तो नहीं है ना, जो फुल रिजल्ट आना है या जो आप कह सकते हैं जो ग्लोबल रिजल्ट आना है वो नहीं आया। तो इस केस में बैक ट्रैकिंग के केस में हम उसे पार्शियल सोल्यूशन कहेंगे। तो इसमें स्टेप्स क्या क्या है कि एन इनिशियल चॉइसेस मेड फ्रॉम सम बेसिक पार्शियल सोल्यूशन, कि इनिशियली हमने एक चॉइस सेलेक्ट कर ली कि हम इसके थ्रू अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। द सोल्यूशन इज एक्सटेंडेड बाय कंसिडरिंग एडिशनल चॉइसेस। अब जो भी हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो हमें फर्दर और चॉइसेस या सोल्यूशंस मिल रहे हैं, तो उन सोल्यूशंस को यूज़ करते हुए हम अपना सोल्यूशन को फर्दर एक्सटेंड करेंगे। द प्रोसीजर इज रिपीटेड अंटिल द डिजायर्ड सोल्यूशन इज फाउंड और डेड एंड इज रीच।
तो इस प्रोसीजर को ये कब तक होता जाएगा कि जब तक हमारा वो जो भी ग्राफ या जिसके ऊपर भी हम सोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल जाता। जैसे मैं इसको ना आपको नेक्स्ट से समझाती हूँ। देखिए ये ट्री गिवन है, हमने क्या करना है कि इस ट्री के अंदर हमने एक्स फाइंड आउट करना है। ये ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है एक्स फाइंड आउट करना है, सर्च करना है एक्स को। तो हम यहाँ से स्टार्ट हुए, हमने क्या किया कि हमने ये वाला पाथ अडॉप्ट किया क्योंकि हमें मल्टीपल पाथ्स गिवन थे, एक आर की तरफ जा रहा है, एक यू की तरफ, एक आई की तरफ और एक ई की तरफ। तो हमने आर वाला पाथ अडॉप्ट किया, पी से आर पे गए, फिर ए पे गए, फिर के पे गए। डेड एंड ये चीज़ है कि जिसके आगे कोई और नोड आपका नहीं बढ़ा हो। दो केसेस हैं इस सोल्यूशन को स्टॉप करने के कि या तो आपका डेड एंड आपको रीच हो जाए या जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास डेड एंड आ गया, लेकिन आपने जब देखा तो एक्स तो अभी तक आपको नहीं मिला था, तो आपने अपने एक्स को फाइंड आउट करने के लिए बैक ट्रैक कर गए उसी पाथ के थ्रू। तो जब आप बैक ट्रैक किया आपने तो के पे आप थे, के से आप ए पे गए दोबारा, फिर आर पे गए। आर से अब हम ऊपर जा सकते हैं पी की तरफ, लेकिन हम पहले हमने क्योंकि पी की तरफ जाने का जो पाथ है ना वो थोड़ा लंबा है तो उसमें ज़्यादा आपको कॉस्ट यूटिलाइज होगी, तो इसलिए पहले हमने बेहतर समझा कि हम इस वाले पाथ पे सर्च कर लें। ये क्या कोई मैसेज कर रहे हैं? बस ये लास्ट ही पढ़ा रही हूँ मैं बैक ट्रैकिंग वाली। ये और बस ये लास्ट है बैक ट्रैकिंग अप्रोच, ये जो पढ़ा रही हूँ मैं। अच्छा कहाँ पे थे हम? यहाँ से हमने ये वाला पाथ अडॉप्ट किया। ठीक है, तो आर से हम टी पे गए, टी से बी पे गए, बी से अगेन हमने देखा कि अभी तक डेड एंड रीच हो गया था लेकिन हमें एक्स नहीं मिला, तो हमने वही वाले पाथ पे हम दोबारा बैक ट्रैक कर गए। तो बी से हम टी पे गए, टी से आर पे गए, आर से अब हम पी पे गए, पी से फिर अगेन यू पे, सी पे अगेन हमें डेड एंड मिल गया लेकिन अभी तक हमारा एक्स जो है वो सर्च नहीं हुआ था, तो हम अगेन बैक ट्रैक करके यू पे चले गए और यू से जब हम इधर एक्स पे आए तो हमें ये हमारा सोल्यूशन या जो भी हमने एक्स सर्च करना था ये हमें फाइंड आउट हो गया। पीछे देखें क्या लिखा हुआ था कि द सोल्यूशन इज एक्सटेंडेड बाय कंसीडरिंग एडिशनल चॉइसेस। कि सोल्यूशन जो एडिशनल चॉइसेस आ रही हैं उनको कंसीडर करते हुए एक्सटेंड होता जाएगा। द प्रोसीजर इज रिपीटेड। और प्रोसीजर कब तक रिपीट होता जाएगा? अंटिल द डिजायर्ड सोल्यूशन इज फाउंड और आर डेड एंड इज रीच। या तो डिजायर्ड सोल्यूशन यानी एक्स हमें मिल जाता है या डेड एंड रीच हो जाता है। In the latter case, the algorithm backtracks to the previous position and looks for the alternative path. जो लेटर केस है मीन्स ये दूसरा वाला जिसमें हमें डेड एंड मिला है लेकिन अभी हमें सोल्यूशन नहीं मिला, उसमें हमने क्या करना है कि हमने बैक ट्रैक कर जाना है प्रीवियस पोजीशन की तरफ या प्रीवियस पाथ की तरफ और जो अल्टरनेटिव पाथ एग्जिस्ट कर रहा है उसकी तरफ हमने जाना है। ठीक है, उसको सर्च करना है। In order to backtrack, information regarding current step is saved on a stack. अब बैक ट्रैक करने के लिए अगर मतलब ये वैसे तो अभी सिंपल जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें तो नहीं है, लेकिन जब हम इसे प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो बैक ट्रैक करने के लिए हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन में स्टैक्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये स्टैक्स आपको पता है कि वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल की बेस पे। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो आखिरी एलिमेंट इंसर्ट हुआ था वो सबसे पहले हम आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हमें एक्स मिला है ना ये आपके पास जब सॉरी ये जो हम बैक ट्रैक कर रहे हैं तो अगर फर्स्ट करें हम ये पहले पी स्टोर कर रहे थे, फिर आर, फिर ए, फिर के। तो हमने जब बैक ट्रैक किया तो के पहले स्टोर हुआ पड़ा होगा, लास्ट इंसर्ट हुआ था ना, उसके बाद ए पड़ा हुआ होगा, तो इसीलिए हम बैक ट्रैक करते हुए स्टैक्स यूज़ कर रहे हैं ताकि जो करंटली एलिमेंट स्टोर किया था वही हमें गेट हो और उसी की तरफ हम मूव करें। इसके अंदर एग्जांपल में भी अब बस यही लिखा हुआ है कि अ सेट ऑफ कीज इज स्टोर्ड इन द नोड्स ऑफ अ ट्री। एक ट्री के नोड्स में ये कुछ कीज स्टोर हुई हैं। द ट्री सर्च टू फाइंड एक्स। इसके अंदर हमें एक्स फाइंड आउट करना है। स्टार्टिंग विद द रूट नोड, ये रूट नोड है आपके पास, इस रूट नोड से हमने स्टार्ट किया। द ट्री इज सर्च अलॉन्ग द लेफ्ट मोस्ट पाथ अंटिल अ डेड एंड इज रीच। ऑन द वे इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रैवर्स पाथ एंड ऑल्टरनेट पाथ इज सेव। जो जो पाथ ट्रैवर्स होता गया है, ठीक है, और जो अल्टरनेट पाथ है उसकी इन्फॉर्मेशन साथ साथ हम सेव करते जाएंगे स्टैक के अंदर। व्हेन द डेड एंड इज रीच द पाथ इज बैक ट्रैक। जैसे ही डेड एंड रीच होगा तो हमने डेड एंड का मतलब है हमें अभी सोल्यूशन नहीं मिला तो हमने बैक ट्रैक कर जाना है। द बैक ट्रैकिंग स्ट्रेटजी इज परसूड अंटिल द की एक्स इज फाउंड। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग की जो स्ट्रेटजी है वो कब तक परस्यू होती जाएगी कि जब तक हमें
अपना डिज़ायर्ड सोल्यूशन यानी यहाँ पे जो x था वो नहीं मिल जाता। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जो स्लाइड्स कुछ रह गई हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर है वो मंडे को होगा 11 to 1। ठीक है, ये स्लाइड्स मैं अपलोड कर दूँगी। मुझे ज़रा एक मिनट रोल नंबर बोलते जाएं। नुमान, आपका क्या रोल नंबर है? चले आप ही बोल दें। मैम 11। 16 11 ना? यस मैम। और नुमान, आपका क्या रोल नंबर है? और जो एक और बच्चा पहले था क्लास में, उसका क्या है, किसी को पता है? मैम अच्छा चलें, उसका मैं देख लूँगी खुद। ये 109 है। चलें ठीक है, आप लोग अब जा सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड होंगे? जी मैम रिकॉर्डेड लेक्चर्स मतलब रिकॉर्डिंग्स अपलोड होंगी? हाँ, ये रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है मैम। ठीक है, नुमान लगा दी अटेंडेंस मैंने, 109 पता चल गया। थैंक यू मैम। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।